गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है, दुआ है जहाँ कहीं पे भी हों आप खुशी और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो। नए हफ्ते का आगाज़ है और हम आपके सामने मौजूद हैं न्यू अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं हूँ नजफ राजा और मेरे साथ हैं उज़ैर मलिक। और हम उम्मीद करते हैं कि एक तो आप ठीक भी होंगे और साथ ही साथ आपका जो वीकेंड है वो आपके प्यारों के साथ बड़ा अच्छा, बड़ा भरपूर गुजरा होगा। और अब आप नए जोशो जज्बे के साथ यहाँ तो अपने अपने वर्क स्टेशंस पर पहुँच गए होंगे हमारी तरह, या फिर पहुँचने की तैयारी कर रहे होंगे। और जोशो जज्बा आपका हमारी तरह वाला ही होगा ना, तो जिस तरह मंडे को होता है। हाँ। तो जनाब, हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का हसीन इम्तिजाज, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल, और उसके बाद कुछ बात करेंगे पीटीआई के धरने और एहतजाज की, जिसने इस वक्त मुल्क को हिजानी कैफियत में मुब्तला किया हुआ है। और आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ सितारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए नवंबर का आखिरी हफ्ता कैसा गुजरेगा। और साथ ही साथ बात करेंगे छोटे कद के बड़े मसाइल के हवाले से कि छोटा कद क्यों रह जाता है, और इसका अच्छा जुमला था, छोटे कद के बड़े मसाइल और इसका आसान तरीक़ेकार आपको बताएंगे, सस्ता इलाज बताएंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि मछली पकड़ने से पकाने तक का सफ़र और फिर दस्तरख्वान तक ये कितने मराहिल से गुजरती है। बिल्कुल जी। और आज के प्रोग्राम में शामिल है ख़वातीन के लिए खुसूसी सेगमेंट, जिसमें एक्सपर्ट डिजाइनर से जानेंगे कि ख़वातीन के लिए आखिर कौन सा फैशन स्टाइल ट्रेंडिंग में है और कौन सा स्टाइल है जो कि पुराना हो चुका है, जिसे अब कैरी करने की ज़रूरत नहीं। और आखिर में बात करेंगे बड़े अहम मौजू पर, इंसानी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल पर, और जानेंगे कि कुरान पाक इस मौजू पर हमारी क्या रहनुमाई करता है। बिल्कुल। तो अगर कोई सेगमेंट मिस हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, सबसे पहले उनको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और वहाँ पे वो जाकर सेगमेंट को एंजॉय कीजिए। अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स लिखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने आपको क्या बताया था सेगमेंट के अंदर। और कमेंट भी कीजिए, इम्तिहान लेके सुन भी सकते कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है। तो जनाब, प्रोग्राम में बिला ताखीर हम सबसे पहले मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। तो नजफ प्लीज बताइए। तो आइए मौसम का हाल जानते हैं। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। मैदानी इलाके स्मोग और धुंध की लपेट में रहेंगे, ताहम वादी कागान, नारान, झील सैफुल मलूक और वादी नीलम समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। और सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने बालाई इलाकों का रुख कर लिया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया है। गिलगित की बात करें तो वहां पर दर्जा हरारत कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू का टेम्परेचर आपके साथ शेयर करें तो वहाँ पर कम से कम पारा -5 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। और अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की, जहाँ बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश, जबकि बालाई अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की बात कर लेते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 9 और कम से कम -1 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब रुख करते हैं सुबह पंजाब के मौसम की तरफ, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 25 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की बात करते हैं, वहां पर कम से कम पारा 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की बात करते हैं, वहां पर दर्जा हरारत कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, हाफजाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और गिरदो नवा में स्मोग और धुंध छाए रहने की तवक्को है। और अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की तरफ,
जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत आपके साथ शेयर करते हैं, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि शुमाली अजला में मौसम सर्द रहेगा। और अब आखिर में जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां दिन भर सूरज खूब चमकेगा और गर्मी का राज बरकरार रहेगा। रोशनियों के शहर कराची का दर्जा हरारत कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करते हैं, हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। ताहम कश्मोर, सक्खर, जैकबाबाद, टंडोजाम और गिरदोनवा में स्मोग और हल्की धुंध पड़ने की तवक्को है। तो नाजरीन, आपने जानी मौसम का हाल और अब चलते हैं मुल्की सियासत की बात करते हैं। तो मुल्की हालात की जब हम बात करें तो इस वक्त आप जैसे कि जानते हैं कि हालात इंतहाई कशीदा दिखाई दे रहे हैं। पूरे मुल्क में हजानी कैफियत पाई जा रही है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का फाइनल राउंड जारी है। काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं और PTI ने मुश्किलात के बायस इस्लामाबाद पहुंचने की अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया है। और तर्जुमान की जानिब से अब ये बताया जा रहा है कि काफिले 26 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। एहतजाज को रोकने के लिए इंतजामिया और हुकूमत भी मुतहर्रिक है और मुजाहिरीन को रोकने के लिए सख्त इक़दाम कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी खदशात का भी इजहार किया गया और नेक्टा की तरफ से एक थ्रेट अलर्ट भी जारी किया गया है कि फितना अल खारिज PTI के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकते हैं। तो सियासी हालात के पेश नज़र आज वफाकी दारुल हुकूमत में तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपनी अपनी अना और हट दर्मी पर मुसर है। कोई भी फरीक अपने रवैये में लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अगर बात करें तो उन्होंने अब बयान फिर दे दिया है और दो टोक अल्फाज में कहा है कि वफाक और पंजाब हुकूमत जितने भी रास्ते बंद कर लें, हम उन रास्तों को खोलेंगे, चाहे हमें जितना मर्जी वक्त लग जाए। D चौक पहुंचेंगे, मुतालिबात मनवाएंगे, बानी PTI को रिहा करवाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी साफ साफ और वाज़ेह अल्फाज में यह बताया है कि अदालती हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद में किसी को भी एहतजाज और धरने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह वाज़ेह किया है कि हुकूमत धमकियों से डरने वाली नहीं, जो भी इंतशार फैलाएगा और D चौक पर आएगा हम उसे ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। इस वक्त एहतजाज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है मोहम्मद अवैस और साथ ही साथ लाहौर से मिर्ज़ा रमज़ान बेग और पेशावर से काशिफ अजीज़। सबसे पहले मोहम्मद अवैस, आपकी जानिब आना चाहूँगी। बताइएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और एहतजाज की क्या सूरत हाल है? PTI के काफ़िले कहाँ तक पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग वफाकी दारुल हुकूमत के D चौक पर मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आखिरी कॉल दी गई थी कि ये वो पॉइंट है जहां पर वो आकर धरना देंगे और एहतजाज करेंगे जब तक बानी PTI को रिहा नहीं किया जाता। लेकिन गुज़श्ता रोज़ से हमने देखा कि इस मकाम पर सिर्फ और सिर्फ 4 कारकुनान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर पहुँचे, जिन्हें पुलिस की जानिब से धर लिया गया। और इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के 6 पॉइंट से जो एंट्री पॉइंट्स थे वहां से अब तक 150 से ज़ायद कारकुनान को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही जामिया और मरबूत जो सिक्योरिटी प्लान है वो इस दफ़ा इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दिया गया है। 10,000 से ज़ायद जो है वो नफरी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में जो है वो तैनात की गई है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स, FC और पंजाब पुलिस के काफ़िले जो हैं, दस्ते जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों की बात करें तो 26 नंबर जो है वहाँ से, क्योंकि KPK से आने वाला जो बड़ा काफ़िला है उसने 26 नंबर से दाखिल होना है, उससे पहले उसको टेक्सला के मुकाम पर जो है वो मुज़ामत का सामना करना पड़ेगा। टेक्सला के मुकाम से अगर वो क्रॉस करते हैं तो उससे आगे फिर उनको 26 नंबर के मुकाम पर टकराव होगा पुलिस के साथ। वहाँ पर तमाम तर रास्ते जो हैं ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कंटेनर्स लगा कर बंद कर दिए गए हैं अब तक, क्योंकि गुज़श्ता रात हमने देखा कि 5 से 6 पॉइंट्स पर जो चंद कारकुनान थे वो जमा हुए, जहाँ पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और उनको गिरफ्तार किया गया। इस अमल में 14 पुलिस एहलकार भी ठीक है। लेकिन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। काशिफ के पास चलते हैं। काशिफ, बताइएगा जो KP से काफिले निकले थे वो तमाम अब KP की हुदूद से निकल चुके हैं और कहां तक पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ 2 बजे के बाद अली अमीन गंडापुर CM KP की क़ियादत में काफ़िला खैबर पख्तूनख्वा का
जो है वो निकल चुका था इस्लामाबाद की तरफ, अब पंजाब के हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। बुरहान इंटरचेंज के करीब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। रात जो है वो कटी पहाड़ी के मकाम पर जो है वो गुजारी है और काफिले की क़ियादत जो है वो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के CM है। और इसके साथ बुशरा बीबी जो है उसने भी रात जो है वो मोटरवे पर गुजारी है। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स को हटाने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो भी कंटेनर्स को हटा रहे हैं और आगे जाने के लिए जो है अपनी तैयारी जो है पकड़ी हुई है। इसमें अगर हम बात कर ले तो नौशहरा, मर्दान, चारसदा और इसके साथ दीगर जो अजला है वहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है बड़ी तादाद में बिल्कुल मौजूद ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काशिफ और रमजान बेग और मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुताल्लिक हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल है क्या, काफिले कहाँ तक पहुंचे हैं और हिकमत अमली में PTI की जानिब से क्या तब्दीली लाई गई है। और ये जा रहा है कि अब 26 को ये काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इससे मुताल्लिक हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं। सो स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। PTI के एहतजाज और हुकूमत की हिकमत अमली पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि PTI तो हर सूरत D चौक पहुंचने के ऐलानात कर रही है और हुकूमत ज़ाहिर रोकने के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। ये मामलात आपको आखिर किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें जी, PTI तो कल से लगी हुई है कि D चौक और कल पहुंचना था जी, तो कल तो नहीं वो पहुंच सकती और आज वो कोशिश कर रही है कि वो सिर्फ एक अटक का पुल ही रास्ते में हायल है और तो कुछ नहीं है और वहां से क्रॉस करना और पहुंच जाना है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि हुकूमत तो कहती है कि जब भी कोई खास तौर पर हमारा मेहमान आता है बाहर से तो PTI कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। बेलारूस का वफद, उनका सदर पाकिस्तान आया है और उसकी बहुत अहमियत है। ये जो मुल्क, जो रियासतें अलग हुई थी सोवियत यूनियन से, बेलारूस और यूक्रेन उस पर इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि एक तो ये यूरोप में थी और इसमें कुछ ऐसी इंस्टॉलेशन थी जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर इनको काबू में न किया गया तो एक एटमी सूरत हाल, कुछ इंस्टॉलेशन जो बेलारूस में और यूक्रेन में थी जिस पर मगरब भी परेशान था। ऐसी सूरत में जब यूक्रेन दूसरी तरफ है और बेलारूस जो है वो रूस का करीब तरीन इत्तेहादी है, उसका पाकिस्तान आना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाकया है। ऐसे वाकये में ये एक एहतजाज का और ख़ास उस तारीख को एहतजाज का हो जाना एक मानी खेज बात है। 24 तारीख क्या बुशरा ने अपने हिसाब किताब से अपनी, मैं रूहानियत ही कह लूँ या क्या कह लूँ, क्या मुझे लफ्ज़ मिलता नहीं जो इस्तेमाल कर सकूँ। मैं रूहानियत तो कहना चाहता नहीं, ना ये रूहानियत है। उसके ज़रिए निकाल के हिसाब अता पता निकाल के बताती हैं कि 24 तारीख को ये करो तो ये हो जाएगा। अच्छा। यकीनी तौर पर उन्होंने अपना बड़ा करने की कोशिश की है, बुशरा बीबी को बीच में शामिल कर दिया है ताकि अगर कोई हुकूमत कार्रवाई भी करना चाहती है तो उसको सोचना पड़े कि उससे कितने नुकसान हो सकते हैं एक खातून के होने की वजह से। लेकिन ये है कि ये मुल्क के लिए तो किसी सूरत भी एक अच्छी खबर तो नहीं है ना जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक। सज्जाद साहब, इस बात पे जरा कमेंट कीजिएगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी PTI का हुक्म है हर सूरत D चौक पहुंचें और मुतालबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद में भी रहें। क्या आपको लगता है कि बानी PTI D चौक पहुंच पाएगी और अपने मुतालबात मनवा पाएगी? PTI के हुक्म पर PTI पहुंच पाएगी D चौक? असल में बात है कि अगर तो हुक्म है अली अमीन गंडापुर कहते हैं तो हमें शक में मुब्तला होना चाहिए कि वो बानी PTI को बुलवाना चाहते हैं। बहुत से लोगों का शक है कि अली गंडापुर जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी है। वो जो कुछ करते हैं वो हुकूमत के कहने पे करते हैं और जो कुछ कहते हैं कि 3 घंटे में गायब रहा, 4 घंटे गायब रहा, 8 घंटे उनके फोन बोलते नहीं है। वो कहते हैं पहाड़ों से चढ़ के मैं पहुंचा हूँ पेशावर में। सज्जाद साहब, ये जो आप पिछले एहतजाज के वाक़े का जिक्र कर रहे हैं ना, लगता है ये उसी का नतीजा कि इस बार कारकुन जो है ना उन्हें हिलने भी नहीं दे रहे, उन्हें वॉशरूम और वजू तक करने नहीं जाने दे रहे। जी, वो कारकुन तो उन्हें वॉशरूम नहीं जाने देंगे, लेकिन वो वॉशरूम क्या वो कहीं भी जा सकते हैं। सुलेमानी टोपी उनके पास ऐसी है कि वो पहाड़ों पर चढ़कर दूर जहाँ पहुंच सकते हैं। ये बात अगर वो पहुंच भी जाते हैं कैसे पहुंचेंगे? अटक के जब पुल पर अगर जाए, अगर तय कर दिया जाए उन अदारों ने जो पहले उनको मौका देते हैं D चौक पहुंचने का और फिर वहां से फरार होने का,
वो अगर तय कर ले कि उन्होंने नहीं पहुंचना तो वो नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल लेकिन अगर पहुंच जाए तो क्या आ जाएगी, क्या 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 तो सजाद साहब, इस सारी यही सवाल का जवाब हम तलाश करें। सारी मशक का मतलब नतीजा क्या है, मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहती है तहरीक इंसाफ? देखिए, अगर तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं, वो पहला मुतालबा तो ये है कि बानी पीटीआई को रहा करो और दूसरे कैदियों को रहा करो। दूसरे कैदी इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड फेज पे आते हैं। नहीं, कुछ लोगों का ख्याल है, कहते हैं कि रहा करो ना करो, लेकिन दूसरे लोगों को रहा कर दो तो शायद वो इस पर हीरो बन जाते, लेकिन ये उनका मकसद नहीं है। मकसद ये कि मुझे रहा करो और मेरा मैंडेट वापस करो। मैंडेट वापस करने का मतलब है कि मुझे दोबारा वजीर आजम बनाओ, मैं इलेक्शन में जीता हुआ हूँ, मेरे वोट सब होंगे भाई। ये हमें कुछ, हम इस पर गुफ्तगू नहीं करते, हम इसको चैलेंज नहीं करते, लेकिन इस तरह से कह देने से आपके वोटों को ज्यादा गिना नहीं जा सकता। कोई कानून इस तरह आपको वजीर आजम नहीं बना सकता, कोई कानून इस तरह आपको जेल में से नहीं निकाल सकता। और सड़कों पर मुजाहरे और एहतजाज करके अगर आप समझते हैं कि आप बांग्लादेश की सूरत हाल पैदा कर देंगे, तो ऐसी हुआ नहीं करती। बांग्लादेश का भी मैंने जिक्र करता हूँ, क्या क्या सूरत हाल थी बांग्लादेश में। उनका जो बानी था वो चंद साल के अंदर ही हलाक कर दिया गया, फौज ने कब्जा कर लिया। ज़ियाउल हसन एक लंबा अरसा हुक्मरान रहे, फिर जनरल शाह हुक्मरान रहे, फिर दोनों की बीवियां बाकी रही हैं जी। तो एक लंबा अरसा मार्शल रहा। फिर इंडिया की हेजेमनी के तहत और उसके एक एजेंडे के तहत हसीना वाजिद को लाया गया। उसने 15 साल मुल्क में जो कुछ चाहा किया, और आखिर में लोग तंग आ गए, और तंग आने के बाद जो निकलता बहुत यहाँ तो बहुत सूरत नहीं है। अगर है तो उसमें तो कितने नेगेटिव पॉइंट है। दो मार्शल लॉ है, दो मार्शल लॉ जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी बीवियों के इख्तियार हैं। उसके बाद इंडियन हेजमनी है, और उसके नतीजे के तौर पर बांग्लादेश एक चूंकि तरक्की की एक खास शाहराह पे चल पड़ा, उसको चला दिया गया वेस्ट ने एक पॉलिसी देकर। तो उस पर कुछ लोग चुप रहे, कुछ साल बंद रहे, लोगों को फांसियां मिलती रही, सजाएं मिलती रही, जिनको माफिया मिल चुकी थी उनको टांग दिया गया। अब आप उस मॉडल को कहां से लाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुल्क के अंदर? तो ये सारी सूरत है जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि ना बांग्लादेश का मॉडल है कि आप समझे तलबा निकल आएंगे, मैदान में निकल आएंगे, फिर उनकी हुकूमत बन जाएगी, कोई डॉक्टर यूनुस आ जाएगा, फिर वो एक लंबा अर्सा चलेगा, और ये नहीं चलने वाला। अच्छा। ये एक आदमी सजाद साहब, कुछ देर पहले आप सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे थे, तो ये बताइए कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में कैसे आएगा। जब भी मुल्क स्टेबल होने जा रहा होता है, हमारी इकॉनमी स्टेबल होने जा रही होती है, तो इस तरह के एहतजाज शुरू हो जाते हैं, या हमारी जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो नहीं हो पाती और मईशत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्या देखते हैं आप? देखिए, एक तो बड़ी सीधी बात है जो जवाब कोई देता नहीं है और टीवी पे देने वाला नहीं है, कि अगर इस सारे सिनेरियो से पानी पीटीआई को निकाल दिया जाए तो हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये बड़ा नेगेटिव जवाब होगा। अब यही कहा जाता है, ये बहुत बड़ा एक कमेंट है जी। अब दूसरा सवाल रास्ता क्या है कि उनसे बातचीत की जाए, उनसे मुज़ाकरा किए जाए। वो कहते हैं मैं किसी को मानता नहीं, सारे चोर रफंगे हैं, तो बात करनी है फौज से करनी है, कि बस वही है जो डिलीवर कर सकते हैं, और वो मुझे इक़्तिदार में वापस ला सकते हैं। यही मुज़ाकरात वाली बात है, ये बड़ा हैरान कुन है। मतलब एहतजाज से कई रोज पहले ही हमने देखा था कि मुज़ाकरात जो थे उनकी बात कश सुनाई दे रही थी, राब्तों का भी सुन रहे थे, मगर अब हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से मुज़ाकरात में डेडलॉक का एक तो सुनाई भी दे रहा है और बाज़ाब्ता एतराफ़ भी किया जा रहा है। आखिर दोनों जो फरीकैन हैं, इन्हें किस तरह मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सकता है, क्योंकि मामला तो हमेशा मुज़ाकरात की मेज़ पर हल होते हैं। देखिए जी, मुज़ाकरात आग और पानी में तो नहीं हो सकते ना जी। आपके सियासत के दानों से मुज़ाकरात करने हैं तो बात समझ आती है। वो तो अवामी लीग साहब, हमारे नाजरीन की सहूलत के लिए ये भी बता दें कि आपने आग कह के किसे मुखातिब किया और पानी किसे कहा? तो ये किससे मुज़ाकरात करेंगे जी? ये कहते हैं मैं सियासी जमात से बात नहीं, आग और पानी की बात तो है नहीं, या वो कहते हैं मैं तो बात करूंगा फौज के साथ। आज सियासत के फौज के साथ मुज़ाकरात क्या होते हैं, इसका मफहूम मुझे समझ नहीं आता। अगर समझ आता है तो मैं बयान नहीं करना चाहता अपनी। लेकिन सजाद साहब, हुकूमत के पास भी तो देने के लिए कुछ नहीं है ना?
हुकूमत के पास देने को यानी कि अगर वो तो उनसे मांगा ये किया जा रहा है, तो ये देखा जाएगा इक़्तिदार मांगा जा रहा है। जी हाँ, कुछ दे सकते हैं? कभी भी वो नहीं। कहेगा जी तुम इक़्तिदार से मुझे दे दो, वो क्यों दे भाई? जी उनके पास ताकत, वो ताकत इस्तेमाल करेंगे। फिर आप कहेंगे ताकत इस्तेमाल करते हो, ह्यूमन राइट्स है हमारे कि हम एहतजाज करें। तो अगर ह्यूमन राइट्स की लड़ाई हो गई है तो फिर क्या करें यार? तमाशा लगा हुआ है ना, मुल्क का मजाक बना के रख दिया हुआ है आपने। यानी ये तो नहीं हो सकता ना कि एक सूबा जो है कि मैं लश्कर कशी करूंगा, इस्लामाबाद आऊंगा। पंजाब जो आपकी बेस है, बड़ा सूबा है, वो खामोश बैठा हुआ है। जहां से इस्लामाबाद पहुंचना बहुत आसान है, वहां से लोग पहुंचते नहीं। तो क्या क्या हासिल होगा? कुछ हासिल असूल नहीं है, एक हंगामा, एक फसाद है। लेकिन अब आपने कह दिया कि बिल्कुल बिल्कुल सज्जाद साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि बैनुल सूबाई जो मामलात हैं वो भी खराब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। और अब देखना यही है कि तहरीक इंसाफ जो हिकमत अमली तब्दील की गई है, अब उसमें कुछ मजीद तब्दीली भी आती है या नहीं, या फिर जो ऐलान किया गया है कि 26 नवंबर को हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, ना सिर्फ पहुंचेंगे बल्कि वहां पर बैठेंगे और मुतालिबात की मंजूरी तक वहां से उठेंगे नहीं, और बुनियादी मुतालिबा एक ही है कि बानी PTI को रिहा करवाया जाए। तो जो कि बज़ाहिर तो यही लगता है कि अदालतों से रिहाई मुमकिन है, लेकिन अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ बज़ोर बाजू क्या ये मुतालबा मनवा पाती है। तो इस पर हम गहरी नज़र रखेंगे और आपको भी इससे बाखबर रखेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अभी बड़े मजे का सेगमेंट आ गया, आप मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हैं। तो नवंबर के आखिरी हफ्ते का आगाज हो चुका है, नई उम्मीदें, नए टारगेट सेट हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि मुख्तलिफ स्टार से ताल्लुक रखने वाले अफराद का ये हफ्ता, आखिरी हफ्ता कैसा गुजरेगा। जी हाँ, सितारों की चाल और किस्मत का हाल बताने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर दाऊद अहमद साहब। उनसे हम जानेंगे कि इस हफ्ते में किन अफराद को खास एहतियात करनी है और कौन से स्टार से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता खुशखबरियां लेकर आएगा। तो दाऊद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बता दीजिएगा कि नवंबर का जो महीना है मजमूई तौर पर जो स्टार्स हैं इनके लिए कैसा रहने वाला है? आपका शुक्रिया, आपने बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम तरतीब दिया है और मंडे का स्टार्ट और प्लस आपकी एनर्जी दोनों मिलके सितारों को नया रंग देती हैं। क्या बात। और सबसे पहले तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एरीज बुर्ज हमल से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च था, 20 अप्रैल से स्टार्ट होती है, स्यारा मरीख है। तो स्टोरी ऑफ द वीक, तो एरीज बुर्ज हमल वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है जनाब? 3 कार्ड की एनर्जी से हम चलेंगे। अच्छा, फर्स्ट कार्ड की एनर्जी में है कि इनके मामला बड़े ज़बरदस्त स्टार्ट होने जा रहे हैं। शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी। सेकंड कार्ड की एनर्जी में ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि पूरा वीक ये मसरूफ हैं। तीसरा कार्ड मुझे तीसरा कार्ड बिल्कुल खतरनाक है जनाब। और यहाँ पे नजरे बाद हासदीन से बचना और कुछ नेगेटिव एनर्जी इनके मामलात में इनको प्रॉब्लम की तरफ लेकर जा सकती है। जॉब और बिजनेस की एनर्जी जबरदस्त है, नया काम मिल सकता है, कामों में मदद आ सकती है। और मोहब्बत की एनर्जी है वो नेगेटिव है, डेवल कार्ड मौजूद है, तो यहाँ पे एहतियात करना चाहिए। और मैसेज वैसे ही एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल मोहब्बत से नहीं, मोहब्बत फातिह आलम। और जनाब एरीज वालों के लिए हम कहते हैं एहतियात नहीं करनी चाहिए मोहब्बत। एरीज वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब लेट गो। तो जनाब हिम्मत करें, हौसला करें। यानी उर्दू में से कह लें कि वो ट्रकों के पीछे लगा तू लंघ जा साड़ी खा रहा। अच्छा दाऊद साहब, टॉरस नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जनाब टॉरस वाले, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल था, 21 मई है। आंसर इन लोगों का खाकी मट्टी थे। और स्टोरी ऑफ द वीक टॉरस वालों की इस वीक की क्या रहेगी, कार्ड्स क्या कहते हैं जनाब? 3 कार्ड्स की एनर्जी की अगर हम बात करें तो टॉरस वाले इस वीक में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले कर रहे हैं जनाब। ये एनर्जी है जो इनके लिए पॉजिटिव होंगे, बड़े पॉजिटिव होंगे, कामों में बड़ी जबरदस्त किस्म की एनर्जी नजर आती है। सेकंड कार्ड की एनर्जी में पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2-3 ऑप्शंस हैं, इन पे काम करेंगे। इस वीक में आपको जज्बे और हिम्मत के साथ अपने मामलात को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि किस्मत की देवी मेहरबान हो रही है। और एस ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों का ये वीक बड़ा ही जबरदस्त जा रहा है। ये तो मट्टी को भी सोना कर देंगे इस हफ्ते। और जनाब यहाँ पे हम देखते हैं इनका, आप छेड़े ना, इनका देखते हैं इस वीक का जो है वो मोहब्बत का मैसेज जो है, अपनी फैमिली में वक्त गुजारेंगे तो कामयाबी होगी। और जनाब यहाँ पे देखते हैं इनका जॉब और कैरियर, तो जॉब और कैरियर में भी पॉजिटिव एनर्जी नजर आती है। ये तो बड़ा और जनाब यहाँ पे देखते हैं आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक, तो मैसेज ऑफ द वीक है टॉरस वालों का इस वीक का ट्रस्ट।
तो आप ट्रस्ट करें जनाब। ये तो ट्रक के Trust पीछे करें। ट्रक के पीछे सही। कभी जेमिनी की तरफ जाते हैं, तो जनाब जल्दी देखते हैं जी जेमिनी वालों की बात करें तो जेमिनी बुर्ज 14-22 मई था, 21 जून और अंसर वादी हवा सियारा अतारत। जेमिनी वालों की स्टोरी ऑफ द वीक इस वीक में क्या होने जा रहा है जेमिनी वालों के साथ। तो जेमिनी वाले इस वीक में तब्दीली, बड़ी तब्दीली है मगर एहतियात के साथ, मशवरा ज़रूर लीजिएगा। अगर आप तब्दील अपने मामलात करना चाहते हैं, अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, कैरियर चेंज करना चाहते हैं, तो ये वो या वक्त है। अपने हालात को बेहतर करना चाहते हैं तो वेट कीजिए, क्योंकि एस ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है। कामयाबी आपके मुकद्दर चूमेगी, लेकिन एक बात याद कदम रखिएगा- चूमेगी सर, बिल्कुल कदम बिल्कुल, चूमेगी। बिल्कुल। और जनाब जॉब और कैरियर, देखो जी जॉब और कैरियर बहुत अच्छा है। अरे वाह, और जॉब क्या और कैरियर में पैसे आएंगे। और मोहब्बत क्या आपको देती है, मोहब्बत में डबल माइंडेड है, बैलेंस करें। और अच्छा। दो लोग दूसरी शादी करवा के बैठे हैं और दोनों के साथ इंसाफ करें। अच्छा, ये इंसाफ जनाब करें। देखिए, दीन भी ठीक इंसाफ का है। हुक्म देता है ना। मैसेज जरूर। देखें, जी, इंसाफ नहीं होता, अच्छा। कुछ और होता है। आपको पता आजकल इंसाफ फंसा हुआ है। और जनाब मैसेज ऑफ द वीक अनलाइकली, कुछ चीजें जो आपकी जिंदगी में नेगेटिव हैं उनको आपने खत्म कैंसर। करना है। तो कैंसर 22 जून था, 23 जुलाई आप लोगों के लिए आज का ही दिन, पीर का दिन बड़ा लकी होता है। आज अरे वाइट कलर का सदका भी दे सकते हैं। और सबसे पहले देखते हैं स्टोरी ऑफ द वीक कैंसर वालों की क्या। जनाब कैंसर वाले मुशावरत कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, अच्छा। मामलात की गुफ्तो शनीद कर सकते हैं। बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। अलबत्ता फजूल खर्ची से आपने परहेज करना है, ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करनी। फजूल खर्ची से मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। फैमिली में वक्त गुजारेंगे, खुशियाँ मिलेंगी। इस वीक में बहुत सी नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, रिश्ते होने के चांसेस नज़र आते हैं। और जॉब और कैरियर का कार्ड ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको नया काम मिल सकता है या कहीं नई जगह अप्लाई करें, कामयाबियाँ समेटेंगे। और मोहब्बत आपको मैसेज दे रही है खुशियों का। और प्लस ये कि तोहफे तोहफ़े दिए जा सकते हैं। Yes. अरे वाइट वाह, कलर का क्या इस्तेमाल, बात वाइट है। कलर आपके लिए बड़ा लकी, वाइट कलर का सदका, मीठे का सदका। और मैसेज है जी परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग, कुछ भी कर सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग है ये पूरा वीक। बिल्कुल जी, बड़ी सही वक्त पे होना नेक्स्ट चलते हैं चाहिए। लियो। लियो वालों की देखते हैं जनाब स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है लियो वालों के साथ। लियो वालों का ये वीक बहुत एनर्जेटिक है। अरे जो लोग मीडिया के साथ हैं उनके लिए बड़ी अच्छी एनर्जी है अरे और वाह। काम मिल सकते हैं, अच्छे ख्वाब आ सकते हैं, अच्छी इंट्यूशंस हैं, रूहानियत बड़ी ज़बरदस्त है। दी लवर्स लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, इज़्ज़त और शोहरत में इजाफा नजर आता है। थर्ड कार्ड की बेहतरीन। एनर्जी में दी वर्ड, आपके दुनियावी मामला बड़े स्ट्रांगली बेहतर हो रहे हैं। तो ये वीक आपको बहुत कुछ करना है जनाब। और क्या बात जनाब है, लियो क्या वालों बात है। कमर कस लो फिर। जॉब और कैरियर में बेहतर मामलात हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हासिन इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर निगाह रखनी है। लोग अच्छा। आपके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। मोहब्बत आपको मैसेज दे रही है, बड़ी खबर, हैरानकुन खबर और बहुत अच्छी Positive है? पॉजिटिव है। चलिए, और positive मैसेज ऑफ द वीक है डोंट स्टॉप। रुकना नहीं, लगे वाह। रहना है जनाब। चलते चलते जाए रहे विर्गो। वर्गो। विर्गो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक तो देखते हैं जनाब विर्गो वालों का ये वीक क्या होने जा रहा है। तो विर्गो वाले कोई डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। 2-3 ऑप्शन है माइंड में, ठीक एक है। डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन जो लेंगे ये सोच समझ के लें, क्योंकि मामला चल रहे हैं लेकिन आपको इस वीक में नेगेटिविटी और उदासी का सामना करना पड़ सकता है। मामलात में डिले है और खामोशी है और प्रॉब्लम हो सकती है एंड ऑफ द वीक डिले भी बेहतरी के लिए हो सकता है कोई ना। बिल्कुल। और यहाँ पे जॉब और Stay बिजनेस positive। में तो बेहतरी है। और जॉब और बिजनेस में बहुत सी ऑप्शंस आपके माइंड में और होंगी। लव? अच्छा। लव जो है, लव में भी कोई हैरानकुन खबरें हैं। किस तरह की ओह। खबरें हैं? ये जो खबर है ये आप कोई अपने महबूब के साथ सफर कर सकते सफर हैं अरे कर वाह। सकते और हैं। कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी इसमें आप लोगों ने। और जनाब यहाँ पे मैसेज देखते हैं आप लोगों के लिए, तो रोमांस का मैसेज है, मोहब्बत से क्या मामला बात। को डील अब भी करें। ओवर थिंकिंग ना करें। तो प्यार तो नहीं, मैंने कार्ड की एनर्जी की बात की थी। लिब्रा की तरफ चलते लिब्रा। हैं। लिब्रा, मैदान वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है बुर्ज मैदान वालों के साथ इस वीक में। 3 कार्ड की एनर्जी। अच्छा जी, बुर्ज मैदान वाले इस वीक में जो है बहुत पॉजिटिव फैसले करने जा रहे अरे हैं वाह। और आपकी तबीयत में दूर अंदेशी और प्लानिंग चलेगी इस वीक में। आप जितना ज़्यादा राब्ते करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी पॉजिटिव नजर आती है। Positive। जॉब और बिजनेस में द सन का कार्ड इस वीक में आपको कामयाबियां ज़रूर देगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, पैसे समेटें, पैसे आ सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ज़रूर करें। और मोहब्बत में आप लोगों को लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहस तकरार और
टेंशन क्रिएट हो सकती तो है, बहस ना करें। महबूब से बहस नहीं करनी, बहस चुप नहीं करके करनी। सरनगू ये कर भी लेना मोहब्बत की है। निशानी है। ये बहस बिल्कुल ना आप करें। समझते हैं, आप समझते हैं इस बात चले को। मैसेज पे आते हैं। मैसेज है जी अबंडेंस का है जी। अच्छा। और ये अच्छा मैसेज है फिलहाल। तो अगर चलते हैं हमारे पास स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब की स्टोरी ऑफ द वीक। तो जनाब स्कॉर्पियो वाले क्या करने जा रहे हैं? स्कॉर्पियो वालों के लिए इस वीक में टेम्परेस रूहानी मदद बहुत मौजूद है। आप बड़े एनर्जेटिक नजर आते हैं स्कॉर्पियन। आपकी छठी हिस्स बहुत तेज नजर आती है। अरे। और कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है, और मामला तो बड़े असूल के साथ लेकर चलेंगे। और जनाब पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री से ऑफर आ सकती है। आप अप्लाई करें अपने हालात की। बहुत जबरदस्त एनर्जी है स्कॉर्पियो वालों मैं के लिए। कहता हूँ खुशखबरी। बहुत। और जॉब और बिजनेस में अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो फायदा होगा। जितना फैलाएंगे उतने मामला में डिस्टर्बेंस Tell no one। और मोहब्बत आपको मैसेज दे रही है नई शुरुआत का। आप अच्छे अच्छे कपड़े पहने, महबूब और से नई मिलें, मोहब्बत तलाश और करें। परफ्यूम और खुशबू का इस्तेमाल देखिए करें। आप मंजरकशी इस तरह की करते हैं और फिर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम ओवर थिंक ना करें। और जनाब यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए रिकंसीडर का। तो आप अपनी बात को रिकंसीडर करें या आप भी रिकंसीडर करें। और चले ये रिकंसिडर करते हैं सेजिटेरियस का हाल जानते सेजिटेरियस हैं। वालों की स्टोरी ऑफ द वीक 3 कार्ड की एनर्जी से जनाब चलते हैं सेजिटेरियस वालों के साथ क्या होने जा रहा है। सेजिटेरियस वालों को इस वीक में क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके माइंड में जो बातें चल रही हैं कि हम करें या ना करें, पजल हुए हैं, वो ठीक हो फैसला ले जाए। पाएंगे। क्लैरिटी, ठीक है। फैसला और फैसला अच्छा है। और फैसले में आप और ज़्यादा मेहनत करें। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप फैसला कर रहे हैं तो 2 जगहों पे फैसला करें, क्योंकि आपके पास पावर बहुत ज़्यादा है। 2 जगहों पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह फर्ज किया कोई जॉब कर रहा है तो साथ बिजनेस भी कर रहा है, तो business दोनों करता जगह है। पे बिल्कुल। उनकी बिल्कुल अच्छी ठीक है, एनर्जी बिल्कुल ठीक है। है। और जबरदस्त। जॉब और बिजनेस में तो जनाब बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ अच्छी पे। खबरें हैं जी आपके अच्छी लिए। खबरें, बिल्कुल अच्छी खबरें। और मोहब्बत आपको इस वीक में क्या मैसेज दे रही है? तो मोहब्बत आपको पेज ऑफ कप का, यानी कि मोहब्बत में आप अपने महबूब को खाना खिलाने बाहर लेके खाना जाएं। खिलाना। फिश नजर आ रही है अभी, आपने फिश पे प्रोग्राम करना है बाद में। हाँ जी, हाँ जी, देखिए आपको सारा पता होता है। मौसम भी है। और जनाब नेक्स्ट देखिए आपका वैसे भी मैसेज खाने में बड़ी बरकत है। जी मैसेज है। मैसेज आपको जो है एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाए आप, बस थोड़ा सा। नेक्स्ट Capricorn। कैप्रिकॉर्न वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? ओहो, कैप्रिकॉर्न वाले बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उदास हैं। और सोचों का असर है। सोचें, टेंशन, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, प्रॉब्लम की तरफ जा रही हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों को एहतियात इसलिए करनी चाहिए कि और आप उल्टे भी लटके हुए हैं उल्टे बेचारे। लटके देख रहे हैं, हैंगमैन है, उल्टी फांसी हो सकती है। हाँ जी। कोई गलत फैसला सोच आपको सोच कर। सोच के उल्टा सकता है। एहतियात, बिल्कुल ठीक है। सब्र से एहतियात काम करें, लेना है। सब्र और से जॉब और काम। बिजनेस बहुत जबरदस्त है, पैसे आएंगे जी और बड़े सॉलिड फैसले होंगे, कामयाबी मिलेगी। मोहब्बत आपको क्या मैसेज दे रही है जनाब कैप्रिकॉर्न वालों को? मोहब्बत भी अच्छी एनर्जी है, लेकिन वो जो एनर्जी का मैसेज है वो क्यों है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। इफ़ यू बिलीव, अपने बिलीव सिस्टम को मजबूत करें। अगर आप समझते हैं कि आपका एतकाद अल्लाह पे मजबूत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि You can achieve anything। पावर बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल। एक्वेरियस Aquarius। एक्वेरियस दिलों की स्टोरी ऑफ द वीक। तो जनाब एक्वेरियस वालों के साथ क्या होने जा रहा है इस वीक में? अच्छा, बिगिनिंग में तो आप थोड़े से घबराए हुए नजर आते हैं शुरू में, यानी कि पीर और मंगल का दिन थोड़ा सा प्रेशराइज्ड, घबराए हुए, नजफ टेंशन इब्तिदाइये में ये कहती है कि घबराना नहीं है। नहीं, इन्हें भी कह दें घबराना तो नहीं है। मगर आप घबराना पड़ गया ना, घबराना। हमारा सेगमेंट एंजॉय कीजिए। ओह, तो मगर ज्यादा ना घबराए, थोड़ा सा घबराए। मगर यहाँ पे दी चैरिट कार्ड, आपके ऊपर किस्मत की देवी और अल्लाह की तरफ से खास बरकत होगी, अरे, रहमत वाह, होगी, जबरदस्त। और प्लस आपके ऊपर बुजुर्गों की खास करम नवाजी और रहमत का साया रहता है। इसलिए खूबसूरत। आप क्योंकि जियो और जीने दो के ऊपर चलते हैं, इसलिए क्या आप बात कामयाबियां है। समेटते बहुत हैं। खूब। बड़ी जबरदस्त एनर्जी रहती है। और जॉब और कैरियर में आपको कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, एहतियात करनी है। एहतियात और करें। मोहब्बत एक्वेरियस वालों को मैसेज दे रही है बड़ी जबरदस्त। ये कप की एनर्जी है, मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी। और इस वीक में मैसेज। आपको मैसेज है जनाब यस का। तो यस हाँ है जी। हाँ और है। हर चीज में हाँ है। हाँ आप समझते हैं, कबूल 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 भी हो जी सकता है। जी जी जी। और स्पाइसेस वालों का हाल जान लें। स्पाइसेस वालों की देखते हैं जी, लास्ट हॉरोस्कोप है हमारा। जी, जी, last। इसके बाद मैंने आप दोनों की एनर्जी लाजमी Done, चेक करनी quickly, है। quickly। तो जनाब पाइसिस वाले क्या क्विकली जज्बाती नजर आते हैं जी। ये कार्ड भी क्विकली दे देखें। ठीक तो है। पाइसिस वाले जज्बाती हैं। सेकंड एनर्जी में
बहुत ज़बरदस्त फैसले हैं, रूहानियत बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे आपकी थर्ड कार्ड की एनर्जी में अच्छा कुछ चीज़ों के मुतल्लिक़ आपको मशवरा दरकार है, वो मशवरा आप करके ही कुछ काम कीजिएगा, ये ना हो कि जज्बाती होकर फैसले कर लें। अच्छा किस चीज़ का मशवरा दरकार है? जॉब और बिजनेस में, बिल्कुल जॉब और बिजनेस में आपने भरोसा नहीं करना किसी पे, और मोहब्बत आपको इस वीक में मैसेज दे रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, हर बात टू द पॉइंट करनी है और दरमियानी बातें नहीं करनी। और मैसेज ऑफ द वीक है आप लोगों का, कुछ चीजें जो आप करना चाह रहे हैं अभी ना करें, वेट करें। और थैंक यू सो मच दाऊद साहब, हमारी एनर्जी है वो हम आपसे ऑफ द कैम ब्रेक में जो है जान लेते हैं, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन कहीं मत जाइए, दाऊद साहब आपका बहुत शुक्रिया, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। सुनो पाकिस्तान, वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अब आपके साथ बड़े मजे की स्टोरी हम शेयर करने वाले, वो कुछ इस तरह है कि आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी अपने मुलाजमीन से खुश होकर उन्हें इनाम देने के लिए दुनिया की सैर पे भेज देती है? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अंदरूने मुल्क तो चलें भेजा जा सकता है, ऐसी मिसालें हैं भी हमारे पास, लेकिन बैरूने मुल्क और मुल्क भी इतना शानदार, क्या बात तो जनाब ऐसा हुआ है, ये कोई कहानी नहीं है। और भारत में हुआ है, जहाँ चेन्नई की एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसने अपने मुलाजमीन की सलाहियतों के एतराफ़ में अपने 1000 मुलाजमीन को, ये नहीं कि कोई 10, 12, 15, 1000 मुलाजमीन को स्पेन की शानदार सैर पर भेजा है। बड़ा लग्जरी टूर है, कंपनी की तरफ से है सारा खर्चा। ये कंपनी ना सिर्फ अपने मुलाजमीन की सलाहियतों का एतराफ़ करती है, बल्कि उनकी मेहनत को भरपूर अंदाज में सराहती भी है। और ट्रिप का जो मुकम्मल खर्चा है वो कंपनी ने खुद उठाया, यानी आपने सिर्फ अपना लगेज उठाना है, आपका खर्चा कंपनी उठा रही है। और मुलाजमीन को जो स्पेन के तारीखी मकामात है ना, उनकी सैर भी कराई जा रही है। और मुझे लगता है उज़ैर ये इतनी अच्छी बात है कि एम्प्लॉयज को एप्रिसिएशन मिलती है, उनको लगता है कि कंपनी के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, और फिर कंपनी और क्रिटिसिज्म से ज्यादा जो है ना आपको एप्रिसिएशन बनाती है। हमेशा किसी भी चीज क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन अप्रिशिएट करना, एडमायर करना और प्रेजेस करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताते हैं, ये पहली दफा नहीं हुआ। जब जरा इमेजिन करें ना कि वो किस एनर्जी के साथ वापस आके कितनी लॉयल्टी के साथ परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल लॉयल्टी के साथ, और ये पहली दफा नहीं हुआ। आपको ये भी बताते हैं, पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने मुलाजमीन को ऑस्ट्रेलिया सैर के लिए ट्रिप के लिए भेजा और उनको अप्रिशिएट किया, उनको बताया कि वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं इस कंपनी के लिए, और उन्होंने बहुत कुछ किया इस कंपनी के लिए, और कंपनी भी इनको मजीद ईयर्स में अपने साथ कनेक्टेड रखना चाहती है। बिल्कुल अच्छी बात है और इसको सराहना भी चाहिए। तो नाज़रीन, अगर आप भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उम्मीद रखें कि शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा रवैया बरता जाए, वरना वो पंजाबी की कहावत तो फिर है ही ना कि नौकर की तनखरा की। हाँ बिल्कुल, ये क्या बात है। चले मजीद आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करते हैं, विच इज़ के खबर शामिल करेंगे ऑस्ट्रेलिया से, जहां हुकूमत ने एक हैरत अंगेज इकदाम किया है, जहां पर बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। शानदार, बड़ा ही कमाल फैसला। जनाब, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन की हिमायत से, यानी दोनों एक पेज पे रहे और एक बिल पेश किया कि 16 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये इक़दाम बच्चों की ज़हनी सेहत को महफूज रखने और उन्हें नुकसानदेह मवाद से बचाने के लिए ज़रूरी है। इस पर ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने भी बयान दिया और कहा कि यही वक्त है कि हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया के नुकसानात से महफूज रखें। इस बिल में यह भी कहा गया है कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उन्हें भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। और ये इतना अच्छा इकदाम है कि स्टार्टिंग एज ही बच्चे की ग्रोइंग एज होती है, लर्निंग के लिए होता है, फोकस नहीं कर पाते, करना है, तरबियत ही नहीं हो पाती, डिस्ट्रैक्ट का शिकार हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ लड़ाई भी करते हैं सोशल मीडिया। उन्हें लगता है कि अगर उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स ज्यादा हैं और उनके लाइक्स और उनके कमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, तो उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो अपने नाज़रीन को ये भी बताते हैं कि ये इकदाम ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि दीगर ममालिक के लिए भी एक मिसाल बन चुका है कि दूसरे ममालिक भी करें इसको, बना के यहाँ पर भी और दूसरे ममालिक में भी इसी तरह के जो बिल है मंजूर करवाए जाएंगे पार्लियामेंट से। और इस मामले पर हुकूमत और ऑपोजिशन एक जगह होगी और ये होना भी जरूरी है। बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ के लिए उनका लर्निंग प्रोसेस अच्छा होगा, कॉग्निटिव प्रोसेस अच्छा होगा और उनको पता चलेगा कि उनके लिए जिंदगी में क्या चीजें जरूरी हैं और क्या चीजें गैर जरूरी। तो नाज़रीन, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, मौसम सरमा आ चुका है और इसके साथ साथ ही शादियों का जो सीज़न है वो भी हम देखते हैं कि आ चुका है। और इस मौसम में ख़वातीन की एक कोशिश होती है और उनका एक सवाल होता है कि किस तरह के कपड़े पहने जाएं शादियों पे कि वो गर्म भी हों और साथ ही साथ वो खूबसूरत भी लगें, हसीन भी लगें। और ख़ास तौर पर अपनी एज और तकरीब की नौइयत जैसे कि मेहंदी, मायों और बारात वगैरह के मुताबिक मलबूसात का इंतखाब करना यकीनन ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। और हमारे यहाँ अमूमन शादी पर पहनने के लिए जो कपड़े खरीदे जाते हैं उन पर इतना हैवी काम हुआ होता है, इतने भारी भरकम वो जोड़े होते हैं
कि शादी के बाद आप फिर उन्हें किसी दूसरी तकरीब में कैरी नहीं कर सकते और फिर वो बिल्कुल। पड़े पड़े ही ज़ाया हो जाता है। और शादी के हवाले से कपड़ों का इंतखाब करते वक्त हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? शादी के सीज़न के हवाले से, कपड़ों के हवाले से, ख़ुद को गर्म रखने के हवाले से, ट्रेंड्स के हवाले से, स्टाइलिंग के हवाले से, हर चीज़ के लिए ख़वातीन की बड़ी नज़र होती है कि ये भी किस चीज़ देखना है पर- कि कौन से हाँ, इन है, कौन से आउट है, फैशन के, बिल्कुल। कौन से ट्रेंड्स तो हैं। इस चीज़ को हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं, मारूफ डिज़ाइनर हैं शमा खुरम साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शमा, वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारे सवालात हैं आपसे, क्योंकि ख़वातीन की कोशिश होती है कि वो खूबसूरत भी लगें और साथ ही साथ स्टाइलिंग भी ऑन इट हो, और साथ ही साथ सर्दियों की जो गर्माहट है ना वो भी हमें मिल जाए और हम ठंड से बच जाएं सर्दियों में। तो ये सारे कॉम्बिनेशन एट अ टाइम हम कैसे हासिल कर सकते हैं? किस तरह की चॉइस होनी चाहिए हमारी? ऑनेस्टली जब शादी के कपड़ों की बात होती है तो आई थिंक आप फिर गर्माहट को जो है ना वो साइड भूल जाएं। शमा ने बात ही बड़ी खूबसूरत की है कि देखें ख़वातीन जब कोई ट्रेंड फॉलो करती हैं, फैशन बिल्कुल, करती हैं, फिर वो जी। सर्दी गर्मी नहीं सर्दी देखती। गर्मी नहीं देखती है, क्योंकि लड़कियों के लिए है कि हमने खूबसूरत लगे, ट्रेंड को follow करें। Main purpose ये है। मेन पर्पस है कि हम शादी पे स्टैंड आउट करें, चाहे हम दुल्हन की दोस्ती क्यों ना हो, लेकिन नजरें हम पे भी हों। हम पे हों। हाँ, तो वो इसीलिए आई थिंक जो लड़कियां हैं वो इस फैक्टर को जरा इग्नोर कर देती हैं, बट ठीक दे है। वांट टू लुक ब्यूटीफुल एंड दे वांट टू एनहांस देयर ड्रेस। अच्छा, विंटर्स के कलर्स कौन से होते हैं? आई शमा? थिंक विंटर के कलर्स में डीप कलर्स, डीप टोन्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, और स्पेशली वेलवेट जो Velvet। है वो फैब्रिक जो है उसको ज्यादा क्या प्रेफर किया ग्रेसफुल जाता लगता है वो। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताएं शमा, ये मेहंदी, बारात, माइयों वगैरह जो भी ये फंक्शंस हैं, इनके लिए कौन से जो कपड़े हैं इनका इंतखाब आपको करना चाहिए? कौन से कलर्स हैं, किन की सिलेक्शन करनी चाहिए? आप लोगों ने देखा होगा आजकल रिसेंटली क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस इन्फ्लेशन लोग जो है ना एक ही फंक्शन कर रहे होते हैं, शेंदी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अब उन्होंने मिक्स जिसमें trend मेहंदी बहुत भी ज्यादा आ गई और जिसमें बारात भी आ गई, गया, कॉम्बिनेशन exactly। आ गया। तो उसमें लड़कियां प्रेफर करती हैं कि हम एक ऐसा जोड़ा बनाएं जो कि मेहंदी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा हो ठीक और है। थोड़ा बारात की तरफ भी लग रहा हो। ठीक है। पहले हमारे जब हम यंग थे तो कह सकते हैं 2000s में तो रेड कलर बड़ा इन होता था, बारात के लिए रेड कलर बिल्कुल, पहने, red, आप मेहरून। कॉम्प्लीमेंट कर सकती थी, यू आर स्टिल। बिल्कुल। हाँ। मैंने कहा अब बात पे फोकस करते हैं, हमारी बात ना खराब हो जाए। तो अभी मैंने रिसेंटली हमने नोट किया कि जो यंग गर्ल्स आती हैं दुल्हन जिन्होंने बनना तो वो प्रेफर करती है पेस्टल कलर्स। पेस्टल्स कलर, और Yes। बारात पे भी वो यही चाहती यही है कि वो चाहती है, लाइट कलर्स light हों, जिस डल गोल्डन हो जाए, Absolutely दूसरे correct। कलर्स हो Actually, जाए, लेकिन रेड ना हो। एब्सोल्यूट। एक और चीज भी है जो देखने में आई है कि सेलिब्रिटीज को बहुत लोग जो है ना आइडियलाइज करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे रिसेंटली मायरा खान की शादी हुई थी एंड शी वाज वेयरिंग दिस बिल्कुल ऑफ वाइट सा जोड़ा था, तो वो लड़कियों के लिए एक बड़ा ड्रीम होता है कि हम वैसा लगें, सही। हम वैसा पहने। तो ये एक ट्रेंड है कि आजकल की लड़कियां पेस्टल्स में ज्यादा अच्छा हैं। शमा, ये होता तो है कि हम ये ट्रेंड को फॉलो करें, सेलिब्रिटी को फॉलो करें, लेकिन वो फिर कैरी करने के भी तो मसाइल आते हैं ना साथ। एब्सोल्युटली वो भी आप पे डिपेंड कर रहा हो। एब्सोल्युटली हर एक की बॉडी टाइप जो होती है वो अपनी होती जी है, हाँ। क्यों ना उसके अकॉर्डिंगली कुछ लड़कियां हाइट में लंबी होती हैं, टॉल होती हैं, कुछ शॉर्ट होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जो कट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली अच्छा, कर देते कट्स को हैं। छोड़ो, मुझे कलर्स के बारे में बताएं। लड़कियों को बहुत कॉम्प्लेक्शन का एक रीजन होता है, एक पॉइंट होता है कि मेरा कलर वाइट है तो मुझे कौन सा कलर पहनना चाहिए अपनी शादी पे या अपनी कजन की शादी पे। तो किस तरह के कलर्स हमने प्रेफर करना आई चाहिए थिंक अकॉर्डिंग जो टू भी द आपकी टोन? स्किन टोन होती है उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होता है आपके ड्रेस कलर के ऊपर बिल्कुल। भी होता है कि आपने कौन सा कलर प्रेफर करना है या चूज करना है। Choose तो आई थिंक जो लड़कियां बहुत फेयर की तरफ है, जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर है, तो वो ट्राई करती हैं कि हम थोड़े से ना वाइब्रेंट कलर पहन लें। अच्छा, उनके ऊपर एक्चुअली सारों के ऊपर सारे कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं। जस्ट दैट यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। अगर You have to आप- wear that confidence. यस एब्सोल्युटली, डजंट बिल्कुल मैटर ठीक। इफ यू आर फेयर। अच्छा शमा, हम तो बातें ही करते रहेंगे, जो आप ड्रेसेस इतने खूबसूरत से लेकर आएंगे जी, ना, जी, आइए इसको जरूर। डिस्कस करते हैं और पता नहीं अपने नजफ ने किस तरह से अपने आप को जो है ना सीट तक कंट्रोल महदूद की आवाज और अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि ये जो ड्रेसेस आप लेकर आई हैं इसकी मेकिंग क्या है। इस तरफ आ जाओ जी। ये तो मुझे कब से अपील कर रहा था ड्रेस, और मैं चाह रही थी इसको डिस्कस किया जाए। दिस इज करें, एक्चुअली आप इसकी खूबियां बयान करें और पूछें जी। दिस शमा इज से। एक्चुअली ब्राइडल कलेक्शन, ठीक है, और ये वेलवेट पे बना हुआ है। ठीक अच्छा। है? और आप देख सकते हो कि इसका जो काम है इट्स ऑल हैंड क्राफ्टेड, ठीक है, ये सारा हाथ का काम हुआ हुआ है
और इसकी जो ये बारीकी वगैरह ये मशीन का काम नहीं, ये हाथ का ये सारा काम है। हाथ का और काम शमा है। जो थोड़ा बहुत मुझे पता है हाथ का काम जो हुआ होता है वो महंगा जरूर होता है। महंगा बिल्कुल, होता है महंगा और होता है वो और सॉलिड होता है, वो खराब नहीं होता। बिल्कुल, और ये सॉलिड भी होता है, महंगा भी होता है, और इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। Alright, इट्स लाइक yes. नॉट कि आपने 1-2-3 दिन में आप बना लेंगे, इस पे कुछ महीने लग जाते अच्छा, हैं। महीने भी लग जाते हैं। महीने अच्छा, लग मुझे जाते ये हैं। बताइए आपने इसके साथ सिल्वर का कॉम्बो क्यों नहीं किया, लेकिन ये कॉपर ही क्यों आपने डिसाइड अच्छा, किया? इसलिए कॉपर किया क्योंकि जो ज्यादातर ज्वेलरी है ना वो हमारी गोल्ड में आती है, तो लड़कियां प्रेफर करती हैं कि हम गोल्ड पहने अपने बिग डे पे। बिल्कुल। तो वो उसका कॉम्बिनेशन जो हमने सेलेक्ट किया, तो इसके ठीक नीचे है। जो गरारा है वो एक्चुअली ग्रीन कलर का अच्छा, ये शॉर्ट शर्ट है, शॉर्ट शर्ट है, और पेप्लम इसके शर्ट। नीचे गरारा आप है। देखिए ना, डिजाइनर इस बिल्कुल मौके ठीक पे है। और जब ये किन इसकी किन बैग बातों है। का ख्याल रख रहा होता है कि ज्वेलरी पहननी है, जी, हेयर स्टाइलिंग बिल्कुल। किस तरह की होगी, मेकअप किस तरह होगा। Absolutely, उसकी जबरदस्त। ज्वेलरी के साथ कॉम्प्लीमेंट करता अच्छा, है आपने ये। इसमें सिर्फ बॉर्डर किया बैक साइड पर, Back side और पे border गला किया। है हमारे हमारा पास, back line पे और गला। फ्रंट हमारा फुल Full है। भरा अच्छा, हुआ है। दुपट्टे के बारे में मुझे बताइए, ऑर्गेन्जा नेट। अच्छा, ये दो आजकल जो है ट्रेंड ये है कि आप 2 दुपट्टे ले सकते हैं, एक अच्छा। आपका साइड पर हैंग होता है और एक विंटर्स में स्पेशली ये ट्रेंड Yes, फॉलो किया जाता बिल्कुल, है। आपका एक साइड पर दुपट्टा हैंग हो रहा होता है और एक आप सर पर दुपट्टा Which is somehow shawl, शॉल टाइप, और सर पे कुछ light सा। एग्जैक्टली उस तरह का। तो ये उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, और इफ यू सी क्लोजर तो इसके अंदर 2 कलर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा येलोइश गोल्ड है बिल्कुल। और ये एक एमरल्ड ग्रीन है। तो इसका जो दुपट्टा है वो इन्हीं टोन्स में बना हुआ है। और डल गोल्डन भी है, Dull डार्क gold, भी है, हाँ। कॉपर कलर भी है, Absolutely लाइट सा correct. ग्रीन And है। इसके साथ ना ये नक्शी और इसके अलावा इसके बाद थ्रेड का भी काम हुआ हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर थ्रेड का भी सारा काम हुआ हुआ है। तो इट्स लाइक अ वेरी हैवी, आपको पकड़ के ही फील हो रहा होगा कि खुद कितना ये हैवी शर्ट कितनी हैवी है। बिल्कुल। और इससे मेरे ख्याल में आपकी वो जो ठंड का इशू है ना, वो ज़ाहिर सर्दियों में वो भी नहीं लड़कियों का रहेगा। वो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट अच्छा हो शमा, जाएगा। नजफ की तो कोशिश होगी वो सारे अपने मतलब के अपने एज ग्रुप के जो कपड़े हैं वो आपसे देखें। ये भी बता दें कि जो 30+ खवातीन हैं वो किस तरह से खुद को ग्रेसफुल रख सकती हैं, और सर्दियों में किस तरह के जो कपड़े हैं वो आजकल पहन सकते आपने हैं। नोट किया होगा कि आजकल जो है ना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हु इज 30 एंड हु इज इन 40s Yes. एंड एवरीबडी ये तो आपने बिल्कुल Oh my ठीक कहा। everybody is सही looking कह like रही हैं आप। almost the same age. So it's because of the awareness कि आपने जिम करना है, अपने को Fit फ्रेश रहना रखना है, है, फिट बिल्कुल रहना ठीक है। है। तो उसमें as such कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप कौन सी एज ब्रैकेट से कौन बिलोंग सी एज करते में, हैं। बस कॉम्प्लेक्शन मेरे हाल में टोन मैटर करती है टोन कि आप मैटर किस करता है। टोन आप के किस हो। चीज को कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। दैट इज व्हाट मैटर्स। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं इस ड्रेस की तरफ जो कि ब्लैक कलर का है, और ये भी काफी अपील कर रहा है। बड़ा जैसे खूबसूरत कि है। शमा ने कुछ ही देर में कहा था कि मतलब डार्क कलर्स ना अच्छे लगते हैं बिल्कुल विंटर्स के लिए। ये एक्चुअली एक पशवाश है, एक दिस इज अ फ्रॉक लाइक, और ये कट है सेंटर इसका में सेंटर में इसका। कट है, ठीक है। ठीक इसका है। ऊपर गले पे काम हुआ हुआ है। इट्स अगेन ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है, सारी हैंड वर्क है। इट्स अ हैंड क्राफ्टेड। इसके अंदर पर्ल्स का, नक्शी का और दबके का काम हुआ हुआ है। और इसके बड़ा साथ खूबसूरत काम है जी, और इसके साथ ये इसका जो है दुपट्टा है, नेट का दुपट्टा है border विद के ऑल साथ। राउंड जो 4 कि इसे बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। और सितारे हैं। अच्छा, बैग भी दिखा देते हैं जो कि बैग बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, विद दैट सर्कल बिल्कुल, बिल्कुल। ये वी कुछ- हैव दिस थिंग। ये Very कुछ nice. अनारकली डिजाइन लगता है। बिल्कुल। जैसे अनारकली फ्रॉक्स होते हैं, जैसे आपके पुराने जमाने में आप देखते हैं, इस तरह का स्टाइल है ये ये। थोड़ा सा ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल है, एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा, किस इवेंट के लिए हम ब्लैक, अमूमन वैसे कोई ब्लैक नहीं पहनने देता, ये जो Obviously. हमारे घर हाँ, में कि देखे बुजुर्ग ना, होते हैं ना, जी, जी, शादियों बड़े। का खुशी का मौका है, हाँ, वो आपने कहते हैं, कौन से ये सूट काला वाले कपड़े नहीं पहने पहनना। बिल्कुल, बिल्कुल, और लड़कियों को होता है कि काला पहनो, जरा अच्छे लगोगे, अच्छा, स्लिम लेकिन लगोगे, आपने कॉम्प्लेक्शन ब्राइट लगेगा। नोट किया है, लेकिन लड़की को ब्लैक नहीं पहनने देते, लेकिन लड़के को प्रेफर करते हैं कि वो ब्लैक शेरवानी ब्लैक में पहने। देखिए मैंने तो आज भी पहना। हाँ, शेरवानी में ब्लैक बहुत शेरवानी। अच्छा लगता है, और लड़के काफी अक्सर पहनते हैं। लड़कियां आके ये बताती हैं कि मेरे दूल्हा की शेरवानी जो है वो ब्लैक है, तो मुझे उसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट करना है, कोई ऐसा कलर सजेस्ट करे। ठीक तो है। हमारे माइंडसेट में कि लड़का ब्लैक पहन ले, इट्स फाइन, लेकिन लड़की जो है वो ब्लैक ना ब्लैक ना पहने, क्योंकि वो अच्छा, आप भी रिवायत नहीं के जाने हवाले देती से भी black बिल्कुल की ठीक तरफ, नहीं। बिल्कुल। चलें, अब सीट पे बैठ के मजीद गुफ्तगू करते हैं आपके ड्रेसेस के शमा, हवाले बड़े से। जबरदस्त आपने डिजाइन दिखाए हैं, प्लीज हैव अ सीट। अच्छा शमा, मुझे ये बताइए, ये जो आप कोई भी चीज़ आइडिया लेकर आते हो ना, कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हो, एक इंस्पिरेशन बैक साइड पे होती है, तो आपको किसने इंस्पायर किया था इस बिजनेस में आने के लिए, और इस तरह के डिज़ाइन कहाँ से आपको आते हैं जहन में? एक्चुअली मैंने मास्टर्स किया था मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स में। Okay. अच्छा। तो मेरा तो एक्चुअली यहाँ इस फील्ड में किस तरह से शमा? वो बल्कि बाय डिफॉल्ट में चली गई थी। अच्छा, अच्छा, आपको अच्छा, लगा शौक कि आपका ये आपका था, talent शौक है। मेरा ये Okay. था। सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स एंड समथिंग रिलेटेड टू दिस फील्ड, लेकिन आई एंडेड अप डूइंग मास्टर्स इन मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स। किसने इंस्पायर किया कि इस फील्ड में आए? बेशक I आपके think- अंदर कोई चीज़ होती है ना, कोई क्लिक करती है। आई थिंक ये जितने भी हमारे इर्द गिर्द सारे जितने भी डिजाइनर्स हैं वो सब बहुत इंस्पायर करते हैं। अच्छा। उनकी छोटी छोटी चीजें आपको बहुत क्लिक कर जाती हैं कि हाँ ये चीज़ इसकी उठानी है, ये चीज़ इसकी उठानी है।
और उसके अलावा जो मेन मोटिव था कि मैं क्यों इस बिजनेस में आई, वो बेसिकली मैंने अपनी फ्रेंड का व्हेन शी वाज गेटिंग मैरिड बैक लाइक 10 years ago, तो मैंने उसकी मेहंदी का जोड़ा डिजाइन किया। अच्छा, सो दैट मोटिवेट्स मी। ये आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया होगा, जाहिर बात है। उसने लिया था, उसने रिस्क उसने लिया था। इन्होंने भी लिया था, मतलब कि भाई मैंने अपनी, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा इन्हें ना एप्रिसिएशन बड़ी मिली होगी, बड़ा अच्छा जो है ना सराहा गया। उसी वजह से जो थी मैं मोटिवेट हुई थी और फिर मैंने कहा कि नहीं, आई हैव टू स्टार्ट दिस एज अ प्रोफेशनल वर्क। क्या बात है, बहुत शुक्रिया शमा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और ड्रेसेस देख के बड़ा अच्छा लगा और मजीद हमारे ऑडियंस को भी डेफिनेटली अच्छा लगा होगा और लोग आपको फॉलो भी करेंगे, मजीद आपका स्टोर ऑनलाइन भी देखेंगे। तो नाजरीन, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, बहुत सारे सेगमेंट्स अभी बाकी हैं, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और एक बड़ा ही दिलचस्प सेगमेंट और बड़ा इंफॉर्मेटिव सेगमेंट है जो कि हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। आपको आज हम बताएंगे, बात करेंगे उस अहम मसले की जो कि कुदरत ने हर इंसान को मुख्तलिफ अंदाज में तख्लीक किया है, सब जानते हैं। दराज कद को तो खूबसूरती और वजाहत की अलामत तस्वुर किया जाता है, मगर अफसोस की बात यह है कि पस्ता कामत या छोटे कद के अफराद को हमारे माशरे में अक्सर मजाक या फिर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, बाजार, दफ्तर या फिर शादी की कोई तकरीब। हम अक्सर उनका मजाक उड़ाते हैं, इस दौरान हमें ये मालूम भी नहीं होता कि हमारा ये बेहुदा मजाक उनके एतमाद को मुतासिर करता है और उनकी सलाहियतों को दबाने का बायस भी बन सकता है। बिल्कुल नाजरीन, छोटे कद का मसला सिर्फ जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ग़िज़ाई कमी और हार्मोन्स की तब्दीली समेत भी इसका नतीजा निकल सकता है। एक रीसेंट रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं, पाकिस्तान में तकरीबन 42% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और दीगर वजूहात की बिना पर छोटे कद के मसले का शिकार हैं। WHO की एक रिपोर्ट आपको बताते हैं, जहाँ पर 2 से 5 साल के बच्चे की उम्र जो है मसले का शिकार में जो शरह निकलती है 23.7% है, जबकि 5 से 11 साल के बच्चों में ये जो शरह है 48.5% है। तो अगर आपके बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा में कोई मसला है या आप भी अपने बच्चे का कद बढ़ाना चाहते हैं तो आज का हमारा हेल्थ सेगमेंट खास तौर पर आपके लिए। बिल्कुल। और इस आम मसले की वजूहात, अलामात और आसान इलाज पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब। हकीम साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, खुशामदीद कहते हैं आपको। सर, हम ये बड़ा सुनते हैं कि आजकल जो है ना कद बड़े छोटे आ रहे हैं और जो है ना उतनी लंबी हाइट्स नहीं हो रही, क्या वजह है? कौन सी ऐसी अलामात है जिनको देख के वालिदैन जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो जज कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कद के हवाले से अक्सर वालिदैन, सबसे मेन चीज़ ये है कि औलाद वालिदैन का अक्स होती है और वालिदैन के जो हाइट्स होती हैं अमूमन वो औलाद की भी हाइट्स होती है, अक्सर ज़्यादा भी हो जाती है। ज़्यादा भी हो जाती हैं और कई बच्चे कम छोटे भी रह जाते हैं। हाँ, तो पहली चीज़ तो ये है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल बहैसियत मजमूई कद जो है ना वो मुतवसत है। ये गर्म इलाकों की वजह से भी हो सकता है। जी, ठंडे इलाकों में जरा लंबे असल में आप देखें पूरी दुनिया के अंदर अगर आप इन्वायरमेंटली देखेंगे तो चाइना में देखें कद छोटे हैं, फिलिपाइन में देखें कद छोटे हैं, इस तरह जर्मनी में कद लंबे हैं, अरब के अंदर कद लंबे हैं। तो वो मुल्की लेवल पे भी ये चीज़ें होती हैं जो आबो हवा भी होती है। लेकिन हमारे मुल्क में जो बच्चों के कद छोटे रहने की मेन वजूहात है, उसके पीछे सबसे ज़्यादा जो इशू है वो इसका टॉन्सिल्स का है। अच्छा, ये बड़ा एक अहम इशू है, यानी कि थायराइड, बेशक हार्मोन्स का ताल्लुक है, थायराइड्स के भी इश्यूज हैं, लेकिन टॉन्सिल्स की वजह से भी बच्चों का कद रोकता है, बल्कि बच्चों की तमाम ग्रोथ रोकती है। अच्छा, ओके। तो और उसकी मेन वजह क्या है? हमारे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, केचप का बहुत इस्तेमाल है हमारे मुल्क के अंदर। तो ये वालिदैन को चाहिए कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो बच्चे के कद को छोटा रखने में बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे अंदर ये है कि देखें, बच्ची के अंदर पहला सवाल ये पैदा होता है कि कब तक कद बढ़ सकता है। बच्चियों के अंदर 18-19 साल तक कद बढ़ने की सलाहियत है और बच्चों के अंदर 20-21 साल तक वो कद बढ़ सकता है। अच्छा, ये भी लोग बड़ा सवाल करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्यों है। देखिए, आप कभी अपनी फैमिली में अपने बच्चों को देखेंगे या अपने भांजे भतीजों को देखेंगे तो बच्चियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। हाँ जी, उनके कुछ हार्मोन ज्यादा वर्क करते हैं ना, त्रेक दा बूटा। हाँ, तो ये बच्चियां आप देखेंगे ना, 14-15 साल की बच्ची एकदम बलूगत में नजर आएगी और 14-15 साल का बच्चा जो होता है वो भी बच्चा लग रहा होता है। तो ये एक तो ये कि बच्चियों के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे हार्मोन बनाए हैं जिससे उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, दूसरा जो टेक्निकल इशू है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जब बोन्स की ओसिफिकेशन कंप्लीट होगी। ओसिफिकेशन क्या है? हमारी बोन्स के अंदर कुछ ग्रोइंग प्लेट्स होती हैं
ओके। वो वक्त के साथ साथ, अच्छा हड्डियां कैसे बढ़ती हैं, जब हड्डी को लचक दी जाती है ना, उसके अंदर जब आप उस पे ऊपर जोर आता है, प्रेशर आता है, तो हड्डी की ग्रोथ होती है। ग्रोथ होता अच्छा, बच्चे जब वर्क करते हैं, उसकी जो मैं आपको बता रहा था कि ऑसिफिकेशन ये है कि उसकी जो ग्रोइंग प्लेट्स है ना, ये स्पेस है बेसिकली। जब वो स्पेस खत्म हो जाएगी तो वहां कद बढ़ना, हड्डियों का ग्रोथ होना रुक जाएगा। हाँ, जब बच्चों की ग्रोइंग सेल्स तेज होंगे और स्पेस कम हो गई है, तो फिर बच्चों की हड्डियां चौड़ी होना शुरू होगी। ठीक है। आप कई बच्चों के देखेंगे, बच्चियों की हड्डियां जरा चौड़ी शुरू होगी, उनकी कलाई जो है उसकी वजह ये कि वो प्लेट जो है उसकी स्पेस का पूरी हो गई है और आपकी अब हड्डी जो है ना वो उसमें फैलना शुरू हो गई है। ठीक है। तो एक तो ये एलिमेंट है। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ बच्चों में एक्सरसाइज की बड़ी कमी है। हाँ जी। हम बच्चों को कहते जी एक्सरसाइज के अंदर हमारे यहाँ 2 एक्सरसाइज कद बढ़ाने के लिए बड़ी मामूल साबित होती हैं। पहली एक्सरसाइज तो ये है कि बच्चे जो है ना उसमें हम ये जो होते हैं रस्सा टापना। अच्छा। रस्सा टापना इसमें बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर आप रस्सा नहीं टाप सकते तो वो जो है बॉल फेंकने वाली, जिसको हम कहते हैं वॉलीबॉल, बास्केटबॉल की एक्सरसाइज, बास्केटबॉल की एक्सरसाइज में कितनी अच्छी कामत के लोग होते हैं जो वो देखे ना, आपकी हाइट से तकरीबन 3-4 फुट ऊपर वो नेट लगा होता है और आपने उछल के बॉल फेंकनी होती है। तो लटकने का भी जिक्र है कहीं पे? नहीं, उससे भी कोई फर्क पड़ता है या बाजू लंबे? लटकने से देखें, ये बात बहुत प्यारी मैडम ने की है कि लटकने से हमारे सिर्फ बाजू लंबे होते हैं। देखें हमारे, आप देखें कि जानवरों में अल्लाह पाक ने जो सबसे ज्यादा लटकता है वो बंदर है। हाँ जी। और बंदर के जो बाजू उसकी टांगों से भी लंबे हैं। बिल्कुल तो ठीक है। ये भी एक बड़ा अलमिया है। इसलिए पूछा ना कि लोग ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बच्चे, हम इस तरह से देखते हैं कि नहीं, लटकने से बाजू तो लंबे हो जाएंगे। हाँ जी। मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें बताऊंगा। देखें, हाइट बढ़ने के लिए बच्चे जो है ना, अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तकरीबन 101 बार बच्चा अपनी जो है ना जंपिंग करे और जंपिंग जो है ना लंगे पैर ना करे या मकेशन शूज पहन के ना करें, बल्कि जॉगर पहने जो कंफर्टेबल, ताकि आपकी बोन्स के ऊपर कोई डेंसिटी के इश्यूज ना आए। अच्छा, वो आप 101 बार सुबह के टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग जंपिंग करें और दोनों टांगों को। एक में क्या है मतलब? देखिए, मैं एक वैसे हिकमत कुछ नहीं है, बच्चों के एक अलाइन किया होता है। 101 कर लें, 100 कर लें, काउंट करते रहे। आजकल बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लाना एक बहुत बड़ी मुहिम है, बहुत बड़ा मसला है। कहते हैं मोबाइल में 100 गेम है, गैजेट्स हैं हमारे पास, डिजिट्स हैं, आप नहीं निकल पाते उस चीज से, और फिर बच्चे नाराज हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। तो एक तो रेमेडी हमें बताइए इस हवाले से कि हम बच्चों को क्या डाइट के अंदर दें कि वो उनके लिए बेहतर हो, और साथ ही साथ उनके मूड को ख्याल रखते हुए हम उनको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ कैसे ला सकते हैं? देखें, 3-4 मैं चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे आप बहुत तेजी से कद बढ़ता है। ठीक है। अरब के अंदर आप देखें, जितने हमारे अरबी बच्चे बच्चियां हैं, उनकी खवातीन हैं 7-7 फुट लंबे। बिल्कुल। उसकी मेन वजह वो खजूरें खाते हैं और खजूरों के अंदर अल्लाह पाक ने तमाम न्यूट्रिशन रखी है। क्या बात है। यानी वो हार्मोन्स को बैलेंस करने वाली न्यूट्रिशन, ग्रोइंग अपना ग्रोथ जो सेल्स हैं उनको इम्प्रूव करती हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं और आपके नर्वस सिस्टम मजबूत करती हैं, और सबसे बेहतर इम्यूनिटी को एनहांस करती हैं। क्या बात है। अच्छा, खजूरों का बाहर खाने वाली हमारे तो सिर्फ ये कि इफ्तारी पे ही जो है ना, तो सिर्फ रमजान में खजूरों का मजा लेते हैं ना। अरब के अंदर आप ये देखें कि सारा साल खजूर खाई जाती है। मैं ये कहता हूँ जिन बच्चों का बच्चों की मैंने देखी है कुछ चीजें जो हैं वो वहां से मतलब आई, तो मैंने देखा कि उसके अंदर भी खजूर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट्स, उनकी बिस्किट्स में, हाँ जी, स्नैक्स जनाब, जो भी बच्चों की खाने पीने वाली चीजें उनमें भी खजूरों का इस्तेमाल। हम देख रहे हैं आप कुछ चीजें साथ लेकर आए, तो हमें जरा बताइए क्या है। देखिए, मैं तो फिलहाल जो है एक मुरब्बा बांस है। ठीक है, ये बच्चे इस्तेमाल करें। बांस का मुरब्बा, बांस आपको पता है कि बड़ा हाइटफुल एक दरख्त होता है। हाँ जी। बांस के मुरब्बा इस्तेमाल करने से बच्चों का कद बढ़ता है। नंबर 2, ग्रीन ऑलिव्स। 7 ग्रीन ऑलिव्स बच्चे दिन में खाएं, 7 ग्रीन ऑलिव्स शाम को खाएं। शाम में देखें, पिज्जा भी तो बच्चे खाते हैं ना, उसके ऊपर ऑलिव्स होते हैं, वो ब्लैक होते हैं। हाँ, वो ब्लैक होते हैं, लेकिन वो भी फायदा देते हैं, लेकिन ग्रीन ऑलिव्स के अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, ग्रीन ऑलिव्स सुबह शाम खाएं बच्चे। खजूरें खाने के बाद 3-3 लाजमी खाएं 2 टाइम। ठीक। बांस का मुरब्बा सुबह में खा लें, आधे सेब के बराबर या 1/4 एप्पल के बराबर मुरब्बा ये खा लें। और इसके बाद बादाम और किशमिश, ये बेहतरीन चीज है आपका कद बढ़ाने के लिए। फिर वो मैंने एक्सरसाइज बताई, और आखिर में मैं आपको ये कि इसका बड़ा बेहतरीन नुस्खा बताता हूँ, बल्कि वो अवाम नास को चाहिए कि वो नोट कर लें। बड़ा कामयाब नुस्खा है, वो हर बंदा बना सकता है। अजगंद नागूरी, अजगंद नागूरी जी, ये ले लें 100 ग्राम। ठीक है। और मस्तगी की लकड़ी,
मस्तगी एक हमारी मस्तगी है की लकड़ी। लकड़ी ये आसानी से दस्तयाब बहुत है मार्केट, मामूली पंसार किसी भी के पास। पंसार से ले लें, शॉप 3 है। चीजें हैं जी। ठीक है। अफगान नगूरी 100 ग्राम, ओके। मस्तगी की लकड़ी 100 ग्राम और खुश्क संगाड़े। आजकल संगाड़े आए हैं, हाँ जी। बिल्कुल। आजकल भी संगाड़े खाएं और जब सीजन चला जाएगा तो पंसार से खुश्क भी मिल जाते हैं। ठीक है। इन अच्छा। तमाम को हम वजन लेके पाउडर बना लें। अच्छा। आधा चम्मच सुबह शाम बच्चे दूध से ले लें, अपने नाश्ते में ले लें, खाने के साथ ले लें। आप इमेजिन करें, पाउडर लेना है जी पाउडर ठीक लेना है। इसका बेसिकली 3 माह का कोर्स है। ठीक अच्छा। है। 3 माह बच्चे या बच्चियां ये पाउडर इस्तेमाल करें। पूरे दिन में एक और दफा एक लेना नहीं, 2 बार बीडी दो डोज बार। में। ठीक है। सुबह में ½ टीस्पून और शाम में ½ टीस्पून। ओके, हाफ आप इमेजिन करें, हमने बहुत बच्चों को देखा है, बहुत बच्चों को देखा है, और ये मौजज़ा नहीं है, ये हकीकत। आपकी स्माइल बता रही है कि आपने बहुत सारे बच्चों को और grow आपकी होते नजर हुए में वो देखा है। केसेस जो है ना वो हमारे पास एक बच्ची आई थी साहिवाल से, और वो अपने स्कूल में सबसे छोटी थी और लोग मजाक उड़ाते थे। बिल्कुल। और इमेजिन करें, ये तमाम उनको हमने पैरामीटर्स और ये तमाम डाइट और ये नुस्खा दिया, वो बच्ची अपनी क्लास में सबसे ऊंची होगी। वो भी आपकी अल्लाह पाक ने शुक्रगुजार ऐसी होगी, शिफा हम दी। भी आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना कीमती और नुस्खा parents पाए भी और definitely। शेयर किया। नहीं, तो नाजरीन, ये कोई मुश्किल नहीं है, और इनकी जो वजूहात हैं छोटे कद की वो भी हमने आपसे डिस्कस की, और जो रेमेडी है किस तरह से कद बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आपने ये नुस्खा नोट कर लिया होगा। और नहीं भी अगर किया रह गया तो सोशल मीडिया मीडिया पे जाइए, क्योंकि मुश्किल नाम है, भूल भी तो सकते हो उज़ैर। तो अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। मौसम सर्द होते ही मुल्क भर में मछली की मांग बढ़ने लगती है। शहरियों की बड़ी तादाद जायके और फ्राई और ग्रिल फिश से लुत्फानंदोज होने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख करती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मछली का गोश्त इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इससे मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है और जिस्म को सर्दी के दौरान तवानाई मिलती है। मार्केट में फरोख्त होने वाली मछली समुंदर में माहीगीर के पकड़ने से लेकर बाजार तक किन किन मराहिल से गुजरती है, और क्या आप जानते हैं सबसे महंगी मछली कौन सी है और शहरी कौन सी समुद्री मछली सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? तो ये सब जान लेते हैं। इस वक्त कराची से हमारे नुमाइंदे राव अफनान हमारे साथ मौजूद हैं। राव अफनान, बताइएगा। सोचा है जो आप घरों में मछली खाते हैं, वो मछली कितने मराहिल से गुजर कर बाजार तक पहुंचती है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 50 अरब रुपए की मछली खरीदो फरोख्त का कारोबार होता है। ये मछली कितने मराहिल से गुजर कर बाजारों में पहुंचती है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे कप में ये ढेर सारी कश्तियाँ और लांचे मौजूद हैं। इसमें माहीगीर मछलियाँ पकड़ कर आते हैं और उसके बाद फिर वो ख़रीदो फरोख्त का अमल शुरू हो जाता है। माहीगीर नासिर बलोच हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। कम बेश 50 साल का इनको तजुर्बा है, बचपन से समंदर में माहीगीरी करने आप जाते हैं। नासिर साहब, मुझे ये बताइएगा, मछली जब लांच से पकड़ कर लाई जाती है, कितने दिन समंदर के अंदर लगते हैं? फिर उसके बाद उसका आगे का क्या अमल होता है? मिडल मैन कौन होता है? व्यापारी कौन होता है? किस तरह मार्केट तक ये मछली आती है? देखिए, मछली फ़िशरमैन जो होते हैं वो कुछ ऐसी लांचें होती हैं, कश्तियाँ होती हैं जो 25 दिन के लिए भी जाते हैं, कुछ महीने 1.5 महीने के लिए भी जाती हैं, और कुछ सुबह जाके शाम भी आती हैं। ठीक है, तो उनकी मुख्तलिफ रेट होते हैं। जो सुबह जाते शाम आते हैं जिनको हेला कहा जाता है, जो उसकी रेट थोड़ी बेहतर होती है। जो 25-20 दिन 30 दिन के लिए जो लांचें जाती हैं, कश्तियाँ जाती हैं, उनके रेट में थोड़ा फ़र्क होता है। लेकिन मसला ये है कि माहीगीर जब समंदर के लिए निकल पड़ता है, वो अल्लाह के आसरे निकलता है। ठीक है, लेकिन मसला ये है जब वो आएगा फिशिंग करके, मच्छी मार के आएगा, तो वो कितने लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलाते रहते हैं। चलाने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन एक फ़िशरमैन वो मच्छी मार के आएगा, फिर टोकरे वाला अलग लेगा, फिर ट्राली वाला लेगा, फिर मेथा लेगा, फिर व्यापारी लेगा, फिर वो कंपनी में चला जाएगा। कंपनी में फिर सफाई वाले जो होते हैं, जो फीमेल भी होते हैं, मेल भी होते हैं, फिर उनको वॉश करके फिर उनका बॉक्स बनता है। फिर उसमें ये हमारे स्पोर्ट बार हो जाती है, मतलब स्पोर्ट की तरफ जाती है, जैसे चाइना हो गया, यूरोप हो गया। तो इस तरीके से हमारी मछलियाँ एक्सपोर्ट होती हैं। जी, हर साल 50 अरब रुपए से ज़ायद का मछली का कारोबार होता है। तो मछली के बेचने में माहीगीर को खुद कितना बचता है? देखिए, माहीगीर मैंने पहले आपको बता दिया था कि माहीगीर जो है ना, वो सिर्फ अल्लाह के आसरे निकल जाता है। उसे ये भी नहीं पता, क्योंकि उसकी सैलरी तो होती नहीं है। वो अल्लाह का नाम लेके अपने कपड़े लेके निकल जाता है। फिर जब वो वापस आ जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि भाई, मैं उसको जब वापस आने के लिए ये भी नहीं पता होता कि मैं वापस आऊँगा या नहीं।
क्योंकि वो फिशिंग के लिए जब निकलता है उसको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हवा भी होते हैं, लहरें भी होते हैं, फिर अल्लाह ना करे डूब भी जाते हैं, फिर कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं, फिर वो यहाँ आते हैं, फिर उनको ये भी नहीं पता कि हमारी माल कितने की बिकेगी। हमें जैसे कि वैसे के लिए अगर 10 लाख रुपए की मच्छी मारी, फिर उसमें से उनका खर्चा है, ऑयल वगैरह, डीजल, बर्फ़, राशन सब उनको निकालना पड़ता है। उसमें से फिर जो बच जाता है वो आधा जो है ना वो मालिकान ले जाता है, आधा वो इसके जो नाख्वेज़ात होते हैं, जो खलासी होते हैं, वो आपस में रखते हैं। देखा पूरा अमल आपने देखा। माहीगीर नासिर बलोच ने पूरा अमल समझाया कि माहीगीर कश्ती के अंदर पहले मछली पकड़ता है, उसके बाद फिर वो ट्रॉली में जाएगा, टोकरी में जाएगा, मेथा होगा, उसके बाद माहीगीर के पास जाएगा और फिर वो मार्केट में या कंपनी में फ़रोख्त होने के लिए चली जाएगी। अब मार्केट की तरफ चलते हैं और माहीगीर नासिर बलोच हमें मज़ीद तफसीलात बताएंगे। अब मैं आ चुका हूँ फिशरी मार्केट में और माहीगीर फिशरमैन नासिर बलोच हमारे साथ हैं। नासिर भाई, ये फिशरी मार्केट है, यहाँ पे सबसे महंगी मछली कौन सी है, मछलियों की कितनी अक़साम है और ख़रीदार सबसे ज़्यादा कौन सी मछली पसंद करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महंगी मछली जो है ना उसको सुआ मच्छी कहा जाता है, क्योंकि उसकी फोटी जो है ना बड़ी काम की चीज़ होती है। वो इम्पोर्टेड बहुत होता है क्योंकि वो बहुत महंगी होती है, 70 से 80 हज़ार रुपये उसके किलो होती है। और उसका जो गोश्त होता है 3,500, 4,000, 5,000 उसकी गोश्त की किलो है। सबसे महंगी मच्छी है ये। और दूसरी ये कि मच्छी खाने के लिए जो आते हैं खाने के लिए, सुरमाई भी अच्छी होती है, मुल्ला, हीरा, वाइट कॉर्न और अल्लाह तुमको नेकी दे, बहुत सारी मच्छी हैं जो बड़ी टेस्टी होती हैं। हीरा हो गया है, धोतर हो गया है। कैमरामैन कामिल दिखा सकते हैं, तमाम फ़िशर लवर हैं और इस वक्त मछली की ख़रीदारी का अमल जारी है। इस वक्त ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। ये तमाम मछलियाँ जो हैं वो खारे पानी की मछली है, समंदर की मछलियाँ हैं। हम ख़रीदारों से बात करेंगे उनकी कौन सी मछली ख़रीदने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। आइए, फिशरी मार्केट में मौजूद ख़रीदार उनसे भी जानते हैं। अच्छा बताएं, कौन सी मछली ढूंढ रहे हैं और आप कौन सी मछली को सबसे ज़्यादा खाने में पसंद करते हैं? खाने में तो सुरमई भी अच्छी है, धंधिया भी अच्छी है, देखने जो मिल जाए। गिसर भी अच्छी है खाने में। तो मज़ीद ख़रीदार भी हैं, आप क्या कहेंगे, कौन सी मछली को ज़्यादा पसंद करते हैं? तो सुरमई वगैरह, शेर, कुंद, संगरा, ये ज़्यादा जल्दी है। इस वक्त भी ख़रीदो फ़रोख्त का अमल जारी है और ख़रीदार यहाँ पर फिशरी मार्केट में मौजूद हैं। सुबह 4 बजे से ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला शुरू होने वाला, रात 8 बजे तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। हम्माद व्यापारी हमारे साथ है। हम्माद, ये बताओ, महंगी मछली कौन सी है, सस्ती मछली कौन सी है और ख़रीदार सबसे ज़्यादा कौन सी मछली को पसंद करते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। असल में ख़रीदार जो है ना, असल में हीरे को ज़्यादा पसंद करते हैं। हीरा हो गया, सुरमई हो गई, वाइट पापलेट हो गया, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके रेट आपके चले, वाइट पापलेट सबसे महंगी चली इस टाइम पे, बड़ी साइज़ चली 4500 रुपये, रेट स्नैप आपके चल रही 1200 रुपये। सुरमई इसका इस टाइम रेट गिर गया तो ये 1200 पे आ गई, वरना सुरमई का रेट 2500 रुपये रेट है। ज़्यादातर लोग उसको पसंद करते हैं। रावंस भी हो गया, रेड स्नैपर हो गई, कनरछी हो गए, गोड़े मुश्के हो गए, मुश्का हो गया, इसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कितने अक़साम की मछलियाँ फिशरी मार्केट में मौजूद हैं? फिशरी है माशाल्लाह, बहुत सारी अक़साम की मछलियाँ मौजूद है, गिनती की नहीं है मच्छी की। गद्दा हो गई, घोड़ा हो गई, सारी मछलियाँ इधर आती है। बोरा मुश्का हो गया, हीरा हो गया, कनरचा हो गया, सोल हो गई, अपना सुरमई हो गई, वाइट कुंद हो गया, काला कुंद हो गया, ककड़ हो गया, पीला ककड़, सोलाप, ये सारी मछलियाँ इधर आती रहती है। बहुत किस्म की मछलियाँ हैं। कितनी मछलियाँ आपको बताया अभी हम लोग? समंदर में मछली पकड़ने से लेके मार्केट आने तक किन मराहिल से गुजरती है, तमाम मराहिल मैंने आपको दिखाए। अगर आपने भी मछली ख़रीदनी है तो रात से पहर आपको फिशरी मार्केट आना होगा, नहीं तो दिन भर ये सिलसिला रात 8 बजे तक इसी तरह जारी रहता है। जी, रऊफ नान ने बड़े खूबसूरती से बताए वो तमाम तर मराहिल, किस तरह से समंदर से मछली पकड़ी जाती है और फिर वो किन मराहिल से गुजर कर मार्केट में आती है और फिर जनाब आपकी वो जो मेज़ है ना उसकी जीनत बनती है और आपकी प्लेट में आ जाती है। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं दोबारा से प्रोग्राम में। कुरान मजीद ना सिर्फ हमारी रहनुमाई का जरिया है बल्कि एक अजीम साइंसी मौज़ा भी है। कुरान मजीद में ऐसे मौज़ूआत का हमें जिक्र मिलता है जिन्हें हम आज जदीद साइंस की बदौलत समझने के काबिल हुए हैं। मिसाल के तौर पर कुरान में बयान करदा इंसानी तख्लीक के मराहिल जदीद साइंस की शाख एम्ब्रियोलॉजी के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है।
कुरान की अज़मत ये है कि हमें ना सिर्फ दीन की रोशनी फराहम करती है बल्कि कायनात के असरार, इंसानी तख्लीक और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी रोशनी डालता है। आज हम इसी अजीम किताब के एक हैरत अंगेज़ पहलू पर बात करेंगे और जानेंगे कि कानून में और कुरान में इंसानी तख्लीक के मराहिल को किस तरह बयान किया गया है। तो इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है, हमने दावत दी है मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी साहब को। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। थैंक यू सर। सबसे पहले हमें ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि कुरान मजीद में इंसानी तख्लीक के जो मराहिल हैं, इनका जिक्र किस अंदाज में है और जदीद साइंस से कितनी मुताबिकत रखता है, किस हद तक? देखिए, तख्लीक इंसानी जी, अब ये आगाज़ जो है उसका कि आदम अलैहिस्सलाम का तख्लीक मट्टी से हुई और मुख्तलिफ जगहों पर कुरान मजीद में उस मट्टी की हैसियत के बारे में बताया गया है, मट्टी की कैफियत के बारे में बताया गया है। फिर ये है कि खालकुकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हें एक जान से पैदा किया गया है। व खालका मिनहा ज़ौजहा वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसा, और उस एक जान से उसका जोड़ा पैदा किया गया और फिर उन्हें पूरी दुनिया में फैला दिया गया। अब उसमें यह है कि मट्टी से तख्लीक हुई आदम अलैहिस्सलाम की। अब मट्टी उसमें फिर जान डाली गई और जो कुरान मजीद में इरशाद है कि वाइज़ा सव्वैतहू व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, कि जब मैं इसकी नोक पलक संवार लूँ और इसमें अपनी रूह में से फूंक दूँ तो ये फरिश्तों को हुक्म है फिर फ़क़ऊ लहू साजिदीन को तुम इसके सामने सजदे में गिर जाना। फिर आगे वो इब्लीस वाला मामला चलता है। अब ये तख्लीक है एक। फिर एक और जगह इस पूरी इंसानी हयात का आगे चलना, उसके बारे में जो सूरह मोमिनून में मैं ज़रा देख के पढ़ूंगा, मैं क्योंकि ये ज़रा लंबी आयत है, तो इसमें अब यह है कि वलक़द खलक़ल इंसान मिन सुलालत मिन तीन, कि हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया है, सुलालत मिन तीन का है। सुम्मा जालनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रार मकीन, फिर हमने नुतफ़े को एक मकाम पर उसके ठहरने की जगह पर पहुंचा दिया। अब इसको ये देखा जाए, अब ये शायद कैमरे के सामने कुछ बातें कहना मुश्किल हों कि एक जो इंसानी तख्लीक का आगे चलना है जी। अब वो जो एक हर जगह एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस जी, और इसमें यह कुरान मजीद में भी है कि मुज़क्कर भी पैदा किए, मुअन्नस भी पैदा किए गए। तो इसमें ये शय आती है कि उसको अब ये इन दोनों की वजह से अब आगे तख्लीक का अमल चलता है, उसके लिए एक तरीका, कायदा, करीना, फितरत उसने मुकर्रर कर दी। बिल्कुल। अब इसमें यह देखा जाए कि नुतफ़ा जो है अब उसमें एक मर्द का मिलियंस के हिसाब से होता है, लेकिन हाफ नुतफ़ा एक, और फिर औरत का या फीमेल का एग्स एक एग। अब वो जब नुतफ़ा ट्रेवल करता है यूट्रस की तरफ तो वो मिलियन से थाउजेंड में आता है, थाउजेंड से एक में आ जाता है, और एक से फिर हाफ में आ जाता है कि आधा उसका और आधा उसका। अब ये देखिए कि इसमें फिर वो एक क्या उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन सा ऐसा नुतफ़ा है जो एग के साथ मिला और एग के साथ मिल के वो यूट्रस में गया। अब उसमें यूट्रस में जाके वो ये करारे मकीन है उसके लिए, उसके मकाम की जगह है। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें जो आगाज है इस चीज का जी, उसको देखा जाए तो हमारे यहाँ एक जोंक जो है जी, ये लीच, उसके तकरीबन ये हम शक्ल होता है। अच्छा। जब आगाज में दोनों मिलते हैं जी, नुतफा और एग, तो एक लीच की शक्ल बनती है। ठीक है। और जिस तरह से लीच जिस्म के साथ चिमट जाती है, ये भी यूट्रस के साथ चिमट जाता है। अच्छा। अब देखा जाए तो हमारे यहाँ लीच को अगर किसी को चिमट गई है तो उसको, जो हमने बचपन में देखा था कि चिमटा गर्म करके वो उससे लगाया जाता था, वरना उसको उतारना मुमकिन नहीं। इतनी सख्त उसकी ग्रिप होती है ये इसमें। फिर वो उससे आगे ये चलता है कि वो एक गोश्त के लोथड़े में तब्दील होता है। एक गोश्त के लोथड़े से एक गोश्त के लोथड़े में
एक गोश्त के लोथड़े में फिर उसमें हड्डियां बनती हैं, उन पर गोश्त आ जाता है। ये एक कुरान मजीद ने जो इसका दिया है कि ये इसका पैटर्न है, इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब इसको एक शायद देखें, मैं दरमियान में एक बात गुजारिश कर दूं। एक कैनेडियन डॉक्टर, अच्छा, मूर, कीथ मूर, ये 20वीं सदी का है। उसने 1981 में 1981 कतर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसने उसमें एतराफ़ किया उसने कि कुरान मजीद ने जो इसकी दी है डिटेल जी, या इसके स्टेप्स दिए जो हैं, स्टेप्स बताएं, एक्चुअल वही हैं। और आज से 1400 साल पहले 7वीं सदी ईस्वी में कौन सी साइंस थी या कौन सा माइक्रोस्कोप था या कौन सी कोई ऐसी और शय थी जिससे वो चीज़ इन चीज़ों का मुआयना कर सकते, मुशाहिदा कर सकते या उसको एक्सप्लेन कर सकते। डॉक्टर साहब, एक सवाल, कोई भी अमल है जो दुनिया में हो रहा है, अल्लाह ताला उससे ना इंसानों को एक सबक देता है। अब ये जो एम्ब्रोलॉजी का एक प्रोसेस है जो आपने एक्सप्लेन किया बड़ी खूबसूरती से, इतना कॉम्प्लेक्स है, इसमें इंसानों को क्या सबक दिया जा रहा है? देखिए, कुरान मजीद में और जगह भी है कि अपनी हैसियत को पहचानो, क्या हो तुम। अब इंसान तकब्बुर करता है, गरूर करता है, अपने आप को बहुत बड़ा जानता है, तो उसमें यह शय है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। एक कतरा, नापाक और गलीज कतरा, अपने हैसियत को अगर जानो और पहचानो तो तुम ये हो, तुम दुनिया में इतराते हो, इतने बड़े बनते हो, अकड़ कर चलते हो, पाँव जमीन पर मार कर चलते हो। वो मालिक ताला जिसने ये सारा कुछ तख्लीक किया है कि तुम कुछ नहीं थे, वकुंतुम अम्वाता फअहयाकुम, तुम नेस्त में थे, उसने तुम्हें हंस दिया। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें मौत आएगी, फिर तुम्हें उठाया जाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुम्हें उसी की तरफ ही लौटाया जाएगा। ये इंसान की हैसियत है। और इसमें यह कि अपने जिस तरह और तकब्बुर सिर्फ उसी मालिक ताला को ज़ेबा है कि वो ज़ात इतनी बड़ी है कि उसके अहाता कुदरत से कोई शय बाहर नहीं है। उसकी कुर्सी ज़मीन व आसमान पर मुहीत है, उसका इक़्तिदार, उसका इख्तियार जो है वो तमाम ज़मीन व आसमान पर मुहीत है। उससे आगे ना कोई निकल सकता है ना पीछे रह सकता है। उससे, उसके इल्म से कोई आगे निकल सकता है ना कोई उसके इल्म के बगैर रह सकता है। ये उसकी है। अपने आप को क्यों बढ़ा, पेश तो उसी की बारगाह में होना है। क्या है इंसान? मसलन एक सांस जी, एक ऑक्सीजन का, एक सर में दर्द हो जाए ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन जो बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, ऑक्सीजन है, धूप है, ये चीज़ें हैं। इसमें देखा जाए तो ये इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी वाफ़र है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने तुम सबको एक हयातियाती खलिये से पैदा फरमाया। सर, इसमें क्या सबक मिलता है सूरह ज़ुमर में? और साथ ही ये बताइएगा कि ये भी जो बयान किया गया है कि औरत को मर्द की पसली से तख्लीक किया गया है, जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, जो औरत का पैदा होना पसली से, ये हदीस मुबारक में है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि औरत पसली से पैदा की गई है। पसली में टेढ़ है, इसे सीधा करने की कोशिश मत करो, इससे फ़ायदा उठाओ और इससे नुकसान, मतलब वो आगे कुछ और चीज़ें कि तलाक मत दो इसे, वो तलाक की ममानियत भी है इसमें कि इससे फ़ायदा उठाओ। ये हदीस मुबारक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी है कि औरत मर्द की पसली से पैदा की गई है, लेकिन उसके फिर बराबर का उसको बना दिया गया कि ये दो जो हैं इस कायनात के मेन फिगर हैं जिससे कायनात आगे चली है, हज़रत आदम और अम्मा हवा जी। और उसी से अब ये अरबों की तादाद में इस वक्त तकरीबन 6 अरब के करीब, बल्कि 6 अरब से भी शायद ज़्यादा इस कुर्राए अर्ज़ की आबादी है। तो ये उस एक मर्द एक औरत जो आदम, जो हव्वा, आदम की तख्लीक मट्टी से हुई और उसने अपनी रूह में से उसमें फूंका, फिर उसी आदम से अम्मा हव्वा की तख्लीक हुई और फिर दोनों को इस कायनात ये सर उसे ये वाक़या भी रिलेट होता है ना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक जोड़ा जो था वो बचा लिया गया और फिर उसी से आगे चला। और नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है जी, कि उनके दौर में हर शय फेड आउट हो गई थी कि पानी जिस तरह से अब वो उनके बेटे का है कि जो नाफरमान था कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, और जब नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी कि आ जाओ तो उसने ये कहा कि मैं पहाड़ की चोटी पर हूँ, मुझे पानी कुछ नहीं कह सकेगा।
तो फिर उनके दरमियान पानी हाइल हो गया और वो उसमें गायब हो गया। तो ये उसकी कुदरत की बात है कि पहाड़ की चोटी पर भी पानी की लहर इस तरह की आ सकती है कि जो अपने आप को महफूज समझकर खड़ा है, एक लम्हा उसकी लगेगा दस्तरस से कुछ भी बाहर नहीं है। कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।